ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और एक बार मुझे ऑडियो वीडियो ऑडियो चेक दे देंगे। बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। सारे के सारे लोग जल्दी 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 जल्दी। ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया, ऑल क्लियर क्लियर। कशिश, तीर्थ, हेत, अंकित, शहनाज, इसके अलावा ऋषिका और कृष्णा, क्या बात है, स्नेहा, ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, निसर्ग, इधर सृजन, भव्य, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा कल चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा फिनिश हुआ, उस चैप्टर नंबर 2 के आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन एंड आंसर्स के प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन होंगे, एलडीआर क्वेश्चंस, उसको भी मैं आपको क्या करूंगा, मार्क करवाते हुए चलूंगा। ठीक है ना। ऑलरेडी सारे के सारे लोग जल्दी से बताएंगे, आर यू रेडी गाइस? फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन एवरीवन इन द चैट सेक्शन, आर यू रेडी? यस, चलिए चलो चलो चलो। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो एक तरफ, और जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरफ। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समझ रहा, हमें पेपर में क्या पूछने वाले, क्वेश्चंस पूछने वाले, हमको लिखना कैसे पड़ेगा, उसके आंसर लिखना पड़ेगा। तो हमें आना चाहिए कि किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आंसर को लिखना है, ये सारी बातें हमें समझना चाहिए, हमें आना चाहिए। तो सबसे एक बात ध्यान रखना, अगर आप 4 बार रिवीजन कर रहे हो लॉ का, तो 5 बार आपने रिवीजन करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस का। मतलब हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए आपकी एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट रिवीजन। ठीक है, ओके बच्चों, चलो आ जाओ फटाफट। चलिए फटाफट अब हम लोग चालू करते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस की ओर से। यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 के ऊपर ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर राजा along with his family members is running a successful trading business. He is capable of developing his ideas and participating in marketplace. To achieve this, Mr. Raja form a single person economic entity in form of one person company. राजा ने ओपीसी ओपन किया, जिसमें उसका जो भाई था किंग, वो क्या बना बच्चों, नॉमिनी बना। अब 4 मई 2020 को क्या होता है कि जो किंग है ना, वो अपने कंसेंट को विड्रू करता है नॉमिनी के पोजीशन से। क्या वो कर सकता है? क्या बिल्कुल बिल्कुल वो एलिजिबल होता है बच्चों ये चीज करने के लिए। कैन यू डू सो? तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा यस, नॉमिनी भी अपने आप में क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है अपने नॉमिनी के पोजीशन को। इस बात को उसको कंपनी को और मेंबर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब यहां पर क्या बोल के रखा है कि क्या फॉलोइंग इंडिविजुअल्स कैपेबल होंगे क्या नॉमिनी बनने के लिए? श्याम एक व्यक्ति है बच्चों, जो सन है यहां पर राजा का, 15 साल का है, क्या वो बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। मुझे एक बात बताइए, नॉमिनी या मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा आखिरी कंडीशन कौन सी थी बच्चों? नॉन माइनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से? नॉन माइनर होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर राजा, यहां पर जो श्याम है वो तो माइनर है, 15 साल का है, तो क्या वो बन सकता है क्या नॉमिनी? नहीं सर, वो नॉमिनी नहीं बन सकता। अगला, सर देव की इंडियन सिटीजन है, यहां पर राजा की सिस्टर है यहां पर, जो दुबई में रहती है। वो इंडिया आई थी 2 जनवरी 2019 से लेके 16 अगस्त 2019 तक, और उसके बाद उसने लेफ्ट कर दी इंडिया को, मतलब लेफ्ट कर दी इंडिया में और दुबई में चले गई वो, और वो वहीं पे रह रही है। अब सवाल बनता है कि क्या वो यहाँ पर नॉमिनी बनी रह सकती है क्या? इसका जवाब है यस सर, रह सकती है, अगर वो इंडिया के सिटीजनशिप को रखती है। क्या रखती है बोलो बच्चों? अगर वो इंडिया के सिटीजनशिप के स्टेटस को मेंटेन करती है, तो उस केस के अंदर जो देवकी है, क्या वो यहाँ पर बनी रह पाएंगी क्या नॉमिनी? बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पर नॉमिनी बनी रह पाएंगी। समझ में आ रहा है बातें? ऑलराइट। इसके अलावा मिस्टर अशोक इंडियन सिटीजन है, जो रिसाइडिंग इन इंडिया, इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ ओपीसी। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑलरेडी व्यक्ति एक मेंबर है ओपीसी का, तो क्या एट द सेम टाइम वो नॉमिनी बन सकता है दूसरे ओपीसी का? हाँ सर, बन सकता है। फिर अपन ने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था, कि अगर ऐसा हुआ कि जहां पर वो नॉमिनी है वहां पर वो मेंबर बन जाता है, तो उसको 180 दिन के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किसका होना चाहता है करके।
याद आ रहा है आपको बातें? तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस अशोक भी यहां पर क्या बन पाएगा बच्चों, अशोक भी यहां पर नॉमिनी बन पाएगा। किसका? ये जो ओपीसी बनाया है किसने? राजा ने। बोलो बच्चों किसने? राजा ने। समझ में आया क्या? अरे बोलिए ना जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या? तो इसका आंसर है यस, इसका भी आंसर है यस, और इसका आंसर है नो, और इसका आंसर है यस। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? बोलो जी, बोलो जल्दी से मुझे, क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? ठीक है, चलो क्या मैं आगे बढ़ू? क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 जल्दी से। आइए आंसर को देखेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम ओपीसी इंडिकेट करता है नेम ऑफ द अदर पर्सन एज अ नॉमिनी को, जो क्या बोल के रखा है, जो इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर क्या बनता है, यहां पर मेंबर बनता है कंपनी का। अब इनका कहना है कि सर किसी भी मेंबर से अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो उससे प्रायर रिटर्न कंसेंट आपने ले लेना चाहिए, और वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कभी भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब जो किंग है, क्या वो अपने कंसेंट को विड्रॉ कर पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगा। फिर देखो यहां पर लिखा है कि कोई भी माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता, इसका मतलब शाम यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद अपन ने बोला है कि ओनली नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज नॉमिनी बन सकता है। तो देखो यहाँ पर देव की जो है वो, अगर यहाँ पर देव की इंडियन सिटीजन है एज वेल एज वो इंडिया में अगर रहती है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे केस के अंदर वो नॉमिनी बन पाएंगी। अगला देखो क्या, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक मेंबर जो है ना, एक पर्सन जो है ना, वो एक ओपीसी से ज्यादा का मेंबर नहीं रह सकता। बट एक बात ध्यान रखना, वो एक ओपीसी का मेंबर और एक ओपीसी का नॉमिनी रह सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए देखो बोला भी है कि अशोक है ना, आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो नॉमिनी के तौर पर। किसके तौर पर बोलो बच्चों? नॉमिनी के तौर पर। किसी को कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर? नो दिक्कत? यस, आ जाओ अगला। अब हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पर क्या बोल रहा है। रेड लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2014, is facing severe effects of depression in economy. Owing to the bad financial status, most of the members have started withdrawing their holding from the company. मतलब क्या हुआ, कंपनी डूब रही थी तो बहुत सारे मेंबर्स ने क्या किया, अपने होल्डिंग को वापस लेना चाहा। कंपनी के पास 250 मेंबर्स थे 10 जनवरी 2019 को। अब सर 15 जनवरी 2019 को क्या हुआ, 244 मेंबर्स ने अपनी जो ये है ना, जो होल्डिंग है उसको विड्रॉ कर लिया। मतलब वो अब मेंबर्स नहीं रहे। इसका मतलब मेंबर कितने बचे? 6 मेंबर सर अब बच गए। कब बच गए? 15 जनवरी 2019 को 6 मेंबर बच गए। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सही सर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7। बचे कितने हैं? 6। अब देखो क्या, नो न्यू मेंबर इन्वेस्टेड इन दी कंपनी आफ्टर 15 जैन टिल 15 अगस्त 2019। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 15 जुलाई को 6 महीने हो रहे, और 15 अगस्त तक किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब 1 महीना और एक्सीड हो गया। तो मुझे बताइए यहां पर मिस्टर ए एन एग्जिस्टिंग मेंबर ने आपको अप्रोच किया है कि उसकी लाइबिलिटी क्या होंगी। तो ऐसे केस के अंदर अपन बोलते थे कि सर अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे आपके लोग चले जाते हैं और आप अपने धंधे को 6 महीने या उससे ज्यादा चलाते हो, क्या करते हो बोलो? 6 महीने या उससे ज्यादा चलाते हो, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर जो जो मेंबर्स है, जो कॉग्निजेंट ऑफ फैक्ट है, याद आया कि नोट्स के अंदर अपने कॉग्निजेंट ऑफ फैक्ट आखिरी में अपन ने लाइन लिखा था नीचे में प्लस डाल के। तो जो कॉग्निजेंट है इस फैक्ट के बारे में, उन लोगों की लाइबिलिटी यहां पर सेवरली हो जाती है। मतलब कि उनकी लाइबिलिटी यहां पर पर्सनली हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो बच्चों? उनकी लाइबिलिटी यहां पर पर्सनली हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? क्या सारे लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, है ना? यस, आ जाओ। देखो क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A, एट एनी टाइम, if at any time the number of members of company is reduced and in case of public company below 7, पब्लिक कंपनी में 7 से नीचे और प्राइवेट कंपनी में 2 से नीचे,
तो और बिजनेस यहां पर कैरी ऑन किया जाता है 6 महीने से ज्यादा विद सच रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स, तो एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द टाइम दैट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ्स, और जिसको इस फैक्ट के बारे में पता है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या रहेंगे बच्चों, सेवरली लायबल रहेंगे। कौन रहेंगे बोलो बच्चों, सेवरली लायबल रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सारे लोग जल्दी से बोलेंगे समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब देखो यहां पर कंक्लूजन में कि 7 से नीचे चले गए और बियॉन्ड स्पेसिफाइड लाइन, तो ऐसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ इनके सेवरल लाइबिलिटी यहां पर आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेवरल लाइबिलिटी आ जाती है। किसी को कोई भी क्वेश्चन, किसी को कोई भी पॉइंट, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट। मैं कोई अच्छा क्वेश्चन देख के आपको राइटिंग प्रैक्टिसेस कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डीपीक्यू में कर चुके हैं और ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? किसी को कोई भी क्वेश्चन, किसी को कोई भी पॉइंट, फटाफट फटाफट। डन, परफेक्ट है क्या? सभी लोगों को बातें एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर है? बढ़िया है जी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर? बोलो बोलो बोलो। क्या हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं? यस, चलिए आ जाओ। परफेक्ट, आएंगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटा। फटाफट देखो जल्दी से, जल्दी से देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। What are the minimum number of members required to form private company and public company? बच्चा भी इसका जवाब दे दे, बच्चा मतलब सीए फाउंडेशन वाला बच्चा भी इसका जवाब दे दे बेटा। और एक्सप्लेन कॉन्सिक्वेंसेज वे नंबर फॉल्स बिलो द मिनिमम नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब, मतलब ऊपर और नीचे का। तो आपको मिनिमम 7 और 2 की रिक्वायरमेंट बताना है और फिर 3A को एक्सप्लेन करना है कि किसी भी समय 7 से 2 और 7 या 2 से नीचे अगर जाते हैं और 6 महीने से ज्यादा हम धंधे को चलाते हैं, तो जिन लोगों को इस फैक्ट के बारे में पता था वो लोग यहाँ पर सेवरली लायबल रहने वाले हैं। क्या रहने वाले बोलो बच्चों? वो यहाँ पर सेवरली लायबल रहने वाले। एकदम इजी इजी। चलिए सर आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। नवीन इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज अ नॉमिनी। नविता को नॉमिनी बनाया गया। किसने बनाया? नवीन ने बनाया। नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू अर मैरिज अब्रॉड। अब मुझे एक बात बताइए, नविता के क्या बाहर वाले, मान लो नविता यहां पर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या नविता के ससुराल वाले लगते हैं क्या, जो बोलेंगे हाँ विदाउट विदाउट पीआर तुम परमानेंटली रह लो करके? अरे भैया, जब इंडिया से बाहर वो परमानेंटली रह रही है, इसका मतलब वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रही है, ठीक है? ऑलराइट, ड्यू टू दिस फैक्ट she is withdrawing her consent of nomination in the said OPC. Taking into consideration if Navita is leaving India permanently, क्या ये मैंडेटरी है उसके लिए विड्रॉ करना उसका नॉमिनेशन इन ओपीसी? तो आप लोग बोलेंगे देखो, अगर वो इंडिया के सिटीजनशिप स्टेटस को मेंटेन कर सकती है या कर पाती है तो फिर मैंडेटरी नहीं है। पर हाँ, अगर आप सिटीजनशिप छोड़ रहे हो इंडिया की, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस के अंदर सर आपको यहां पर फिर आप यहां पर नॉमिनी नहीं बन पाएंगे। अगला देखो लिखा भी है, इफ नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर मैरिज, तो उस केस में क्या वो कंटिन्यू कर सकती है क्या? भैया रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको चाहिए सिटीजनशिप। क्या कहा मैंने? बोलो देखो, देयर इज नो नीड टू मेंटेन रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि ये ऑप्शनल है। हमने को चाहिए बस इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन। क्या कहा मैंने? बोलो इंडियन सिटीजन और नेचुरल पर्सन, बस ये 2 चीजें चाहिए दोस्तों यहां पर, और कुछ नहीं। तो मुझे बताइए सर यहां पर क्या मैंडेटरी होगा? क्या बिल्कुल मैंडेटरी होगा, क्योंकि अगर वो इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रही है, क्या कहा मैंने? बोलो क्योंकि वो इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रही है, तो इस केस के अंदर नविता को अपने क्या करना पड़ेगा? अपने यहां पर नॉमिनी वाले चीज को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा यहां पर बोला गया है। किसी को कोई भी डाउट? एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट? सर एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर है ना, ये परमानेंटली शब्द नहीं दिया होता है, तो उस केस के अंदर आप यहां पर लिखोगे मैंडेटरी नहीं है, फिर डिपेंड करता है इंडिया की सिटीजनशिप जा रही है या रह रही है करके, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो ये परमानेंटली शब्द पूरा खेल बदल देता है बेटा। अगर परमानेंट शब्द है तो उस केस के अंदर आपको 100% क्या करना पड़ेगा? अपने सिटीजनशिप को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। बाहर के स्टेट्स में जैसे इंग्लैंड की बात करो, यूके की बात करो, वहां पर आप 2 सिटीजनशिप रख सकते हो, पर इंडिया में 2 सिटीजनशिप अलाउ नहीं होता है। कॉन्टेक्ट? किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट? बोलो जल्दी से मुझे, क्वेश्चन 4 के अंदर किसी को कोई भी डाउट?
हाँ लिखना पड़ेगा बेटा शेख, आपको अलग से नोट डालना पड़ेगा उसमें, है ना। यस अगला 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 चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आने जा रहा है बच्चों, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन, मतलब गलती से इंटर में नहीं आया है, सीए फाउंडेशन का है भली वो, पर वो इंटर में तो आपको इंटर में भी है ना, इंडोर मैनेजमेंट। देखो क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू दैट रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके रख दो, इसको स्टार मार्क करके रख दो। मैं जिन जिन क्वेश्चन को स्टार मार्क करूंगा, आप एग्जाम के एक दिन पहले उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे बच्चों, गो थ्रू करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों, गो थ्रू करेंगे। ठीक है, यस चलिए आ जाओ अगला। आइए ध्यान दीजिए, यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पर्सन डीलिंग विद अ कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू assume to have knowledge about the internal problems of the company। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि एक बाहर वाला व्यक्ति अज्यूम कर सकता है कि ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स जो भी कंपनी को करना चाहिए ना, वो सारी चीजें एकदम बढ़िया से हुई है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से हुई है। ठीक है, ऑलराइट अगला, stakeholders need not to inquire whether necessary meeting was conveyed or held properly, whether necessary resolution was passed properly। ये stakeholders को पूछने की जरूरत नहीं है। They are entitled to take it for granted that company has undergone through all the proceedings in regular manner। मतलब इनका कहना है कि stakeholders assume कर सकता है कि सब कुछ एकदम बढ़िया से और सब कुछ एकदम मस्त तरीके से निपटा हुआ है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है बच्चों, ये हेल्प करता है यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स को, बाहर वाले लोगों को ये बचाता है कंपनी से, कि जो प्रिज्यूम कर सकता है कि जितने भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है ना, वो एज पर डॉक्यूमेंट हुआ है, वो सब कुछ एकदम बढ़िया से हुआ है करके। अब ये जो रोल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये अपोज टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि जो आउटसाइडर्स है कंपनी के, हम अज्यूम कर लेंगे कि उन्होंने एमओए और एओए को रीड करके आया है और उन्होंने एमओए और एओए को ट्रू सेंस में पढ़ा है और समझा है। इसका मतलब अगर कोई भी चीज एमओए और एओए के बाहर होती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होंगी, ऐसा कौन कहता है, ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है। और ये क्या है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो बेसिकली करना क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझाना है और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझाना है। अब उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन लिखना है, वो आपको पता है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नेग्लिजेंस, फॉर्जरी, और दो केसेस थे बच्चों, वो एजेंट वाला पॉइंट था यहां पर, है ना, कि वो एजेंट नहीं है फिर भी बता रहा है, या जो डॉक्ट्रिन ऑफ इसके बाहर जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायस के अंदर आता है, वो सारी चीजें भी इसके अंदर कंसिडर की जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर की जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना। यस क्विकली क्विकली बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या ये बातें आपको क्लियर क्लियर, क्या ये बातें आपको क्लियर क्लियर, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट। चलो डन डन, यस चलिए सर आ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। अगला देखो, क्या इससे रिलेटेड, एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड यार पॉइंट आने चाहिए अभी। चलो ठीक है, आगे देखेंगे अपन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अब आपके मन में मैं जानता हूं बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, सर इतना सारा कंटेंट कैसे याद रखेंगे लिखेंगे। नहीं भाई, इतना सारा कंटेंट इनका क्या कुछ जाता नहीं। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं एक चीज कि भैया इनके आंसर्स जो होते हैं आईसीआई के, ये तो कॉपी पेस्ट होते हैं किताब में से, पर अपने को तो याद करना है, याद करके लिखना है। तो एज इट इज लैंग्वेज अपनी कभी आ नहीं सकती बच्चों, है ना, पर अपने लैंग्वेज में कीवर्ड जरूर आ सकते हैं। जो आपके शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको पॉइंटर्स लिखा है वो जरूर आप लिख सकते हो अपने इसके अंदर। तो उसकी मदद से अपने को क्या करना है, आंसर बना बना के लिखना है।
अब मैंने आपको इतने दिन अभी डीपीक्यू दिया था, अब जिन बच्चों ने डीपीक्यू किया होगा ना बच्चों, तो उनको है ना आज बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने गलतियां की होंगी लिखते लिखते, जो उनको आज समझ में आएंगी कि अच्छा सर ने यहां पर ऐसा किया। अब जिन लोगों ने डीपीक्यू नहीं किया उनको ये गलती कभी समझ में ही नहीं आएंगी कि एक्चुअल में मिस्टेक की कहा जाती है करके। पर जो बच्चों ने शिद्दत से डीपीक्यू को निपटाए होंगे, जो रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आज देखना उनको बहुत ज्यादा एफिशिएंट उनके लिए लेक्चर रहने वाला है। तो उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा इस लेक्चर का, क्योंकि आपको आपकी गलती जो हो रही थी वो आज करेक्ट होंगी। मैंने बहुत से बच्चों के आंसर में ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, पर मैं वहां पर जवाब ही नहीं देता था, मैं ओके ओके लिख देता था, क्योंकि अगर मैं गलती बोलूंगा ना तो सामने वाले का मोरल डाउन हो जाएगा। पर जब आज मैं यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और इसके बाद जब मैं डीपीक्यू दूंगा, अब उसमें गलती होंगी तो मेरे पास राइट बनता है यहां पर गलती बताने का। पर अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप तो गलती करोगे, और अच्छी बात है गलती करोगे, क्योंकि गलती करोगे तभी सीखोगे। देखो, क्या आपने एक चीज नोटिस करना, कभी आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन गलत कर दो ना, फिर जब वो सवाल पेपर में आता है ना भाई, वो पेपर का सवाल अपने को एज इट इज डिक्टो याद आ जाती सारी चीजें। क्यों? क्योंकि गलती से अपने माइंड में वो रजिस्टर हो गया है ना कि मैंने इसमें गलती किया था, ये एक्सीडेंट और पॉइंट है मेरा, तो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। और अपने को यही चाहिए, अपना को चाहिए कि अपना मेन पेपर बहुत प्यारा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए अपना पेपर, बस उसी के लिए अपन ये सारी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाओ। चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। आ जाओ, देखो नेक्स्ट वाली चीज, क्वेश्चन नंबर 6। The articles of association may contain the provision of entrenchment under Section 5 of Companies Act. What is meant by entrenchment provision in this context? Also state the provisions of the said act dealing with entrenchment provision. बड़ा इजी है। सबसे पहले आप entrenchment को समझा दीजिए कि entrenchment का मतलब होता है चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट करना, या चीजों को मतलब समथिंग, किसी भी चीज को ज्यादा डिफिकल्ट करना, उसे entrenchment बोला जाता है। फिर सर क्या entrenchment के प्रोविजन आर्टिकल्स में हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, बस ध्यान रखना वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू एसआर। ये आपका कीवर्ड है जो आपके आंसर में आपको नंबर देके जाएगा। फिर किस तरीके से इंक्लूड करते हैं अपन? तो एक तो देखो, जब कंपनी फॉर्म हो रही है तभी आप इंक्लूड कर लो, या बाद में अमेंडमेंट करके करना। अब अमेंडमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में करना है तो सारे लोगों की परमिशन लगती है, और अगर प्राइवेट में करना है तो सारे लोगों की परमिशन, और पब्लिक कंपनी में करना है तो आपको एसआर का अप्रूवल लगता है। बस इतना ही कंटेंट लिखना है और आपको नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बोलो बच्चों? आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो जी, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? चलू क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू? अभी तक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कराया हो, ठीक है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। The articles of association of XYZ Limited provides the board of directors as authority to issue bonds, provided issue is authorized by shareholders by necessary resolution in general meeting of the company. The company was in dire needs of fund and therefore it issued the bonds to Mr. X विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। क्या बोला यहां पर? देखो, कंपनी को बहुत पैसों की नीड थी, उन्होंने विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन इन्होंने बॉन्ड्स को इशू कर दिया। अब मिस्टर एक्स क्या रिकवर कर सकता है क्या मनी फ्रॉम दी कंपनी? या कंपनी ऐसा बोलेंगे अरे नहीं ये तो अल्ट्रा वायस है, हमने तो परमिशन लेनी चाहिए थी, वो परमिशन तो ली नहीं करके तो ये अल्ट्रा वायस हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? फाउंडेशन का सवाल है बच्चों। ये आता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट के अंदर कि एक बाहर वाला अज्यूम कर सकता है कि कंपनी के अंदर की जितनी भी हालत है सब कुछ एकदम बढ़िया है क्या? हाँ सर, सब कुछ एकदम बढ़िया है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, बराबर है ना? चलिए आइए इस आंसर को लिखेंगे। देखो, इसी का एक और क्वेश्चन है, मतलब इंस्टीट्यूट ने सेम तरीके का क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा था तो मैंने और करके यहीं पर डाल दिया है। और देखो, इसका प्रोविजन सब सेम रहने वाला है, बस इसका जो कंक्लूजन है ना वो और का अलग होने वाला है। तो अब आप ये करो या आप ये करो, एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, प्रोविजन भी सेम ही लगने वाला है। तो मैं इसके ऊपर वाले का आंसर यहां पर आपको लिखाने जा रहा हूं। कृपया करके जो अपनी 100 पेजेस की किताब है बच्चों वो निकाल लीजिएगा। देखो, दो नोटबुक बनाने लगाया था, एक 200 पेज की, एक 100 पेज की। तो 100 पेज की नोटबुक निकालिए और मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। चलिए आ जाओ। क्या आपने क्वेश्चन को पढ़ा? क्या सारे लोगों को क्वेश्चन समझा है? क्या कह रहा है करके? क्वेश्चन एक को भी नहीं समझा तो कमेंट में लिखो सर कि नहीं समझा करके, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझा है सारे लोगों को तो फिर कुछ लिखने की या ओके लिख देना फिर, है ना? सारे लोगों को क्वेश्चन समझा है क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो मुझे।
फटाफट। गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाँ, डीपीक्यू वाले बुक में ही लिखेंगे आप। चलो, सबको समझा है, वेरी गुड। तो देखो, क्वेश्चन में यही बोला कि कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, रेजोल्यूशन पास करना तो वो पास नहीं किया। अब सवाल बनता है कि जिसको बॉन्ड इशू किया, क्या वो कंपनी से वापस पैसे को मांग के बॉन्ड दे सकता है क्या? तो इसका जवाब अपने को लिखते हुए चलना है अभी, ठीक है ना? चलिए सर, आ जाओ यहां पर। 1 मिनट रुकना। सी इंटर मई 26 सितंबर 26, ये नोटबुक। हाँ, चलो जा भाई। हाँ, ये रहा। चलो दोस्तों, लिखेंगे। देखो, कभी भी जब भी आप आंसर को लिखो ना, हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए उस आंसर का। जैसे अगर एग्जाम में आप आंसर नंबर 7 लिख रहे हो, तो ऐसा सेंटर में आंसर नंबर 7 लिखेंगे आप, ठीक है? चलो, आ जाओ अगला। फिर प्रूव, सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल क्या आता है? सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, प्रोविजन। अब आपको अगर सेक्शन याद है तो आप सेक्शन लिखना है यहां पर। आपको सेक्शन याद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो इतना ही लिख पाएंगे ना, और क्या कर पाएंगे अपन। अब याद ही नहीं है तो देखो, याद नहीं है और जबरदस्ती की फेंका पा के एग्जामिनर को क्या तो समझेगा, वो मत करना। क्योंकि आप गलत सेक्शन लिखते हो ना, तो आपको 0 नंबर हो जाएंगे पूरे, इसके पूरे 0 नंबर। कितना भी अच्छा प्रोविजन क्यों ना लिखे हो आपने, 0 नंबर। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें एग्जामिनर को बताता है। एक तो आपको सही सेक्शन आता नहीं, और आपको गलत सेक्शन भी आता नहीं। मान लो सेक्शन 11 के जगह आपने 10 लिखा, तो आपको 10 भी नहीं आता और आपको 11 भी नहीं आता। गजब प्रकार के ढोकले हो आप। तो एक काम करो, पूरा ही 0 ले ले बेटा तू, है ना? ऐसा हो जाएगा। तो वैसा मत करना। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आधा मार्क कटा तो कटा। बहुत खड़ूस एग्जामिनर रहा तो आधा मार्क काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। हो सकता है मार्क्स दे दे आपको, ठीक है? चलिए लिखो यहां पर। पहला पहला प्रोविजन, पहला, पर्सन हु आर डीलिंग विथ कंपनी, पर्सन हु आर डीलिंग विथ कंपनी। आज यूट्यूब के ऊपर आखिरी दिन है। पर्सन हु आर डीलिंग विथ कंपनी need not inquire, need not be required, need not be required to inquire about, to inquire about whether internal proceeding related, internal proceeding related to contract are followed, are followed or not, are followed or not, are followed or not. Outsider can take it for granted that company has followed internal regulation correctly, correctly। क्या आपका इतना हुआ? तीसरा, तीसरा, this doctrine protects external member, this doctrine protects external member from company, from company, this doctrine protects external member
फ्रॉम कंपनी ठीक है। अगला केस लॉ याद है आपको, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांट। सर अभी तक हमको क्या क्या समझा कि हमको जो आंसर लिखना है लॉ के वो कैसे लिखना है, पैराग्राफ में या पॉइंट वाइज में? पॉइंट वाइज लिखना है। सर आंसर लिखते वक्त कभी भी पूरा पूरा सेंटेंस वाइज लिखना है। आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो शॉर्ट नोट्स आपको कीवर्ड्स को लर्न करने में मदद करेंगे। वो शॉर्ट नोट्स से सेंटेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी होगी बच्चों। समझ में आ रहा है आपको बातें? सर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत है, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ रेगुलर बुक को पढ़ो। सर हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों के लिए बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला। अगला अब लिखेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस की स्पेलिंग इग्नोर करना। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। In given case, company is bound towards X. In given case, company is bound toward X since lender ब्रैकेट में मिस्टर X can assume that all internal proceeding ब्रैकेट में all internal proceeding ब्रैकेट में resolution have been passed by company तीर्थ ज्यादा इंटर में ज्यादा केस लॉज नहीं है बेटा, बहुत कम केस लॉज है इंटर के अंदर, याद करने वाले बहुत कम केस लॉज है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। चलो डन है क्या? बोलो ना जल्दी से, डन 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 डन। हो गया क्या? सभी लोग बोलेंगे हो गया क्या? यस, चलिए परफेक्ट। आ जाओ अगले इस पे, आ जाओ जल्दी से, अगले सवाल के ऊपर चलेंगे। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन कितने मार्क के आ सकते हैं? देखो क्वेश्चन की जो रेंज होती है ये होती है 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क। ठीक है ना? 7 मार्क वाले तो बहुत ही कम पूछते ही नहीं, आप ऐसा समझो। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी में घूमते हैं। समझ में आया? 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हर एक इसके अंदर। अब ये 5 में से कोई 2, कोई 3, कोई 2, कोई 3, ऐसा ये लोग करते हैं कभी कभार, इंटरनल उसके अंदर और देते हैं। ठीक है, चलिए सर। हाँ, अरे वाह, बढ़िया बात है पीयूष, अच्छी बात है ना। इंस्टीट्यूट ने इसलिए काटा, बोले हवे में नहीं आना चाहिए करके, तुम अभी हो गए ना तुम पास। चलो सर आ जाओ। सर अल्ट्रा बायस प्रोविजन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इंटरनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर था, तो अल्ट्रा बायस क्यों यूज करेंगे बेटा यहाँ पर? तो अल्ट्रा बायस डालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, है ना? चलो 8 चले क्या? चले क्या, बोलो ना। 8 आ जाओ। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? मेरे हिसाब से मुश्किल से 4 नंबर का होगा, उससे ऊपर का नहीं होगा ये क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया ना, मुश्किल से 4 नंबर का होगा। जो भी आएंगे बड़े क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, है ना? मैं आपको क्लास में बताते हुए चलूंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन आता है इतने नंबर के लिए करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी कैसी है देखो ना,
private, has registered its articles along with memorandum at time of registration in December 14. Now, directors of the company are of the view that provision of the articles regarding forfeiture of share should not be changed एक्सेप्ट बाय द रिजोल्यूशन ऑफ 90% ऑफ मेजोरिटी. मतलब एओए के अंदर फॉर फीचर ऑफ शेयर है वो तो यूजुअली स्पेशल रिजोल्यूशन से चेंज हो जाता है, पर इनका कहना है कि उसको चेंज नहीं कर पाना चाहिए कोई जब तक 90% की मेजोरिटी नहीं आती. इसका मतलब जो गिवन चीज है उससे ये उसको ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहते हैं, मतलब ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. मानते हो ना बात को? ओके सर. अब देखो, While as per section 14 articles may be changed by passing SR only. अगर आर्टिकल्स को चेंज करना है तो एसआर की जरूरत है, पर मैं चाहता हूं एसआर की मदद से चेंज नहीं होना चाहिए, 90% अप्रूवल की मदद से चेंज होना चाहिए. तो देखो, hence one of the directors of the view that they cannot make a provision against the Companies Act 2013. अब आपको यहां पर एडवाइस करना है, कंपनी आपसे एडवाइस पूछ रहा है. बताओ आपको भी आता ही क्या? चैप्टर 2 आता, बट ठीक है आपसे एडवाइस पूछा है बेटा, आपको देना पड़ेगा. मैंने पहले ही इसको इंपॉर्टेंट डाल के रखा हूं, फिर भी आप इसको स्टार मार्क डाल के रख दो, ये आपके एलडीआर क्वेश्चन में आने वाला है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर यहां पर अपने को एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के बारे में बात करना है. और यादव डेयरी कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है. तो कितने लोगों का अप्रूवल लगेगा? 100% लोगों का अप्रूवल लगेगा या 75% और मोर का? मतलब एसआर लगेगा या यूनानिमस रेजोल्यूशन लगेगा? सर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने लोगों का अप्रूवल लगता है? यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है, यानी कि 100% जनता का क्या लगने वाला है? यहां पर अप्रूवल लगने वाला है. समझ में आ रहा है क्या बात है? चलो देखो, आ जाओ, इसको लेके मतलब लिखेंगे नहीं, इसको पढ़ लेंगे. देखो क्या, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू इफेक्ट the specific provision and articles may be altered only if conditions are more restrictive than SR are made. सर अब ये जो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है, आप एक तो इसको फॉर्मेशन के वक्त कर सकते थे या बाद में अमेंडमेंट के थ्रू. अब अमेंडमेंट करना है तो ऑल मेंबर्स का अमेंडमेंट हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, एसआर का अप्रूवल हो सकता है पब्लिक कंपनी के अंदर. तो मुझे एक बात बताइए यहां पर क्या होगा? तो इस केस के अंदर एंट्रेंचमेंट करना है बच्चों तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा. और अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा? ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लेके. क्या करके बोलो बच्चों? ऑल मेंबर्स का अप्रूवल. देखो ना, ऑल मेंबर्स का अप्रूवल लेके यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आरओसी को बताया जाता है. किसी को कोई भी डाउट? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? कर सकते हो ऋषिका, आपकी मर्जी है. आपको ऐसा फैक्ट ऑफ द केस को अलग लिखना है तो अलग कर देना, मैं एक क्वेश्चन में आपको करके बता दूंगा, आप वैसा अलग कर देना, कंक्लूजन को अलग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ चलिए, क्या आपको बातें क्लियर? आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहां पर क्या. क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए इसको मार्क नहीं किया मैंने. Mr. Shamlal BTech in a company's computer science, he has promoted IT startup and got registered as a private company. Initially, he and only his family members are holding all shares in the company. While drafting AOA, it has been included that Mr. Shamlal will remain the director of the company for lifetime. Mr. Mehra, close friend of the Mr. Shamlal, warned him about his future, about that in future if 75% or more shares in the company are held by non-family members, then by passing SR, relevant articles may be amendment या अमेंड किया जा सकता है. तो अब यहां पर श्याम और श्यामलाल को डायरेक्टर की पोस्ट से निकाला जा सकता है. अब जो श्यामलाल है ना, आपको अप्रोच कर रहा है कि उसको डायरेक्टर रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो वो क्या कर सकता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड कर दो, और एंट्रेंचमेंट करके आप इसको कर सकते हो कि आपको 100% का अप्रूवल लगेगा, या आपको मोर देन 75% में आप कितने की भी लिमिट सेट कर सकते हो. क्या? बिल्कुल कर सकते हो. समझ में आ रहा है क्या? तो सिमिलर क्वेश्चन है एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड, तो सेम ऊपर जो प्रोविजन थे वही लिखना था, और इसका कंक्लूजन आप बस पढ़ लो, ये थोड़ा सा आपका अलग रहने वाला है. बाकी अगर देखोगे जो प्रोविजन वाइज, तो वो सेम चीज है, आपको यहां पर भी डालना पड़ेगा. डन 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 डन. यस, मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल लिया था मैंने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, डायरेक्टर वाला. चलो, किसी को कोई भी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, फटाफट, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट. आ जाओ अगला, नेक्स्ट सवाल देखो. फिर अगला सवाल देखो क्या. महिमा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन.
व्हाट आर द पावर्स ऑफ एनसीएलटी इन दिस रिगार्ड? आपको याद है क्या सर, अगर कंपनी को आप फॉल्स या ये चीजें इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेट करते हो तो एनसीएलटी क्या कर सकता है? एनसीएलटी के 5 पावर, वो मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है, वो लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है, वो रिमूवल ऑफ नेम कर देगा कंपनी का, वो वाइंडिंग अप का वू का ऑर्डर पास कर सकता है, और वो अदर चीजें भी कर सकता है। खैर, कोई भी ऑर्डर को पास करने से पहले एनसीएलटी ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना चाहिए, और ट्राइब्यूनल ने कंसीडर करना चाहिए बच्चों ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने एंटर की है। क्या किए बोलो जल्दी से? जो कंपनी ने एंटर की है, ट्राइब्यूनल ने उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को भी कंसीडर करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। समझ में आया क्या? यहां पर वो येस बैंक वाला एग्जांपल आया था, येस बैंक के मैनेजमेंट को हटा के एसबीआई के लोगों को बैठा दिया, बराबर है ना? तो ये वाली 5 बातें लिखेंगे। और ये देखो, एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो चीज है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आरओबीएच भी देना है, और जो ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ उसको कंसीडर भी आपको करते हुए चलना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल करते हुए चलना पड़ेगा। सर, कंपनी का नाम रिमूव होता है तो जरूरी नहीं है वाइंडिंग अप करवाना हो, वहां पर अमलगमेशन भी करवा सकते हैं, पर वाइंडिंग अप में कंपनी बंद भी करवा देते हैं, कंपनी का नामो निशान ही मिटा देते हैं। ठीक है, चलो सर आ जाओ अगला। अब देखो क्या, आई थिंक सो ये आपको डीपीक्यू मिला था सवाल, है ना? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए इसको पढ़ेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे अपने। अच्छा नहीं, आपने इसको लिख लिया है, कोई बात नहीं, चलो इसको डिस्कस करेंगे। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंडेड टू फॉर्म अ क्लब नेमिंग, जिसका नाम है बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, as a limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training or to the trainee pilots. It was decided to form a limited liability company for charitable purpose under section 8 of Companies Act for period of 10 years. अब एक बच्चे ने मेरे को सही डाउट पूछा था कि सर फॉर द पीरियड ऑफ 10 years बोला, मतलब परपेचुअल सक्सेशन तो हैम्पर हो गया ना? नहीं बेटा, परपेचुअल सक्सेशन इससे हैम्पर नहीं होता। आप इसको कर सकते हो कि अगले वाले 10 सालों के लिए हम लोग ये चीज करने वाले हैं करके बिजनेस आप यहां पर डील कर रहे हो। एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व एंड द सरप्लस असेट एंड लाइबिलिटीज जो है ना, ये मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये यहां पर गड़बड़ की इन्होंने सेक्शन 8 के अंदर। अब आपको यहां पर बताना है कि क्या फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोजल सही है क्या, और प्रमोटर ने जो डिसीजन लिया वो सही है क्या। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ लोगों ने मिलकर सेक्शन 8 कंपनी ओपन की और बोला कि 10 साल बाद कंपनी को बंद करके जितना भी असेट ज्यादा होंगे उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक प्रकार से ये डिविडेंड जैसा ही हो गया, एक प्रकार से ये डिविडेंड जैसा ही हो गया। तो इनका कहना है कि नहीं सर, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी को आप एक्सप्लेन करना कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोशन ऑफ स्कूल की चीजें, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगाए, और जो प्रोहिबिट करता है किसको बच्चों? डिविडेंड को पे करने के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों? डिविडेंड को पे करने के लिए, बराबर है ना? यस सर। अगला देखो क्या, तो इस केस के अंदर अब ये फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अलाउ कर सकता है। खैर, यहां पर जो डिसीजन है कि 10 साल में डिसॉल्व करके सरप्लस असेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये जो है ना, देखो लिखा भी है यहां पर कि प्रॉफिट्स को आप केवल और केवल प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। मतलब यहां पर रिस्ट्रिक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ सरप्लस असेट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब अगर वाइंडिंग अप हो गया या डिसोल्यूशन हो गया ना, तो उस केस के अंदर आप यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स वाली जो चीज है ना, ये गड़बड़ है। क्या है बोलो बच्चों? ये गड़बड़ है, आप ये चीज नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? बोलो, आप ये चीज नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना है करो, पर ये चीज पॉसिबल है क्या? ना मुन्ना ना, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। क्या आपको बातें क्लियर? सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई पॉइंट? बोलो बोलो बोलो। सर, सरप्लस असेट को अगर ट्रांसफर कर रहे होते किसी दूसरे सेक्शन 8 या आईबीसी फंड में, वो चल गया होता, वो चल गया होता, पर ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो अलाउड होता है क्या? नहीं सर, वो अलाउड यहां पर नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, वो अलाउड यहां पर नहीं होता। क्या बात है क्लियर? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे, क्या आप सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बराबर है? डन 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 डन। आ जाओ अगला, नेक्स्ट देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसको है ना मार्क कर लो, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार मार्क करके रख लो, स्टार मार्क करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चुटुक सा पॉइंट है।
अल्फा लिमिटेड अ सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। क्या दे सकता है? क्या आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है? आप बताइए मुझे, क्या वो डिविडेंड दे सकता है? क्या नहीं सर, वो डिविडेंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट हुआ ना, ये केवल और केवल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगाना पड़ता है। मतलब अल्फा लिमिटेड का ये जो डिसीजन रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है बच्चों? ये गलत रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बोलो जल्दी से। गलत रहने वाला है। आ जाओ, अब अल्फा स्कूल के बारे में बात करेंगे। ये अपने को लिखना है अभी, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस अपन लोग करने वाले, ठीक है ना? चलो सर, आ जाएंगे सारे के सारे लोग। सर, अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1/4/2010, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे किसको? चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी को, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पेरेंट्स। However, 30 March 2018 में it came to the knowledge of central government that said school was operating by violating the objects of object laws। मतलब क्या? अल्फा लिमिटेड ने अपने जो ऑब्जेक्ट लॉज है उसका वायलेशन किया यहां पर, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के ध्यान में आया, जिसके कारण उसने सेक्शन 8 का स्टेटस लिया था। अब यहां पर इनका कहना है कि व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द अल्फा स्कूल इन सच केस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है ऐसे सेक्शन 8 कंपनी का बच्चों जिन्होंने ऑब्जेक्ट लॉस का क्या किया है? उल्लंघन किया है। क्या किया है? बोलो जल्दी से मुझे। उल्लंघन किया है। तो इन लोगों का क्या किया जा सकता है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, या ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, किन लोगों का क्या करें हम लोग, है ना? बताओ जल्दी से क्या करें। तो याद है आपको क्या कर सकते हैं सर? इनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं, इन कंपनी को अमलगमेट करवा सकते हैं किसी दूसरे कंपनी के साथ, या इसका वाइंडिंग अप करवा के जितने भी सरप्लस असेट होंगे उसको एक तो किसी दूसरे कंपनी को दे देंगे, या आईबीसी फंड के अंदर, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड के अंदर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आया क्या? चलिए आइए इस आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे लोग आ जाओ जल्दी से। आंसर नंबर 13। आंसर नंबर 13। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, प्रोविजन पूरा लिखना पड़ेगा अपने को। सेक्शन 8 सर वो करने के लिए अराइज हो तो, मतलब नहीं समझा आदेश मेरे को आपका सवाल। चलो लिखो यहां पर। इट मींस, इट मींस अ कंपनी, इट मींस अ कंपनी which is formed, which is formed to promote, to promote charitable objects, which is formed to promote charitable objects, charitable objects of arts, commerce, science, art, commerce, science, sports, education, sports, education, etc. Second, such company, such company shall apply all its profit in promotion, in promotion of objects, and is prohibited from declaring dividend, from declaring dividend, from declaring dividend। डन है क्या? अरे बोलो जल्दी से। डन 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 डन। यस सर। चलो आ जाओ अगला। इफ कंपनी violates its object, then central government has following powers:
Central government has following powers. A it may revoke license of company. 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 License of company where it has contravened any of the requirement, any of any of requirement, any of requirement or condition or condition condition of section, any of the condition of section to which license is issued, to which license is issued. ठीक है सर, डन. And upon revocation, upon revocation, upon revocation, registrar shall put limited or private limited against name of company, against name of company. B, second point. Second point, where license is revoked, where license is revoked, central government may order, central government may order company to wound up, to wound up, wound up or amalgamate with any other company, with any other company. Reasonable opportunity of being heard shall be given to company, shall be given to company. अगला, हो गया, कितना डन है? सी, सी central government may order amalgamation with other company having similar object, having similar object, or company may wound up and any surplus asset shall be distributed, shall be distributed to insolvency and bankruptcy fund, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, इसे आईबीसी फंड बोला जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड. डन, डन 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 बोलो. यस, चलिए.
हो गया क्या? क्या मैं आगे बढ़ू? आ जाओ जरा, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ जाओ। हाँ, तो भी नहीं कर सकते रोशन, जो बोला है केवल वही काम करोगे आप, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आपने स्पोर्ट्स में कितना पैसा डाला या नहीं डाला। आपने जिसकी परमिशन ली है मैं उसके ऊपर तो नजर रखूंगा आपके, आपसे रिलेटेड, बट बाकी जबरदस्ती आप एरियाज में आपका स्कोप बढ़ा दिया ना, तो आप उसके अंदर घोटाले कर सकते हो, इसलिए स्कोप नहीं बढ़ाने देते। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या, क्वेश्चन नंबर 14। One of the matters contained in the Dhiman Foundation Incorporation as a limited company under Section 8 was altered by passing SR in its general meeting, and thereafter intimation for the same was given to ROC. However, such alteration in the articles was opposed by Dhwaj and Company, a partnership firm, which is a member. That alteration was not valid. ऐसा किसका कहना था? ध्वज एंड कंपनी का था। सर, एक पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। अब whether the contention of Dhwaj and company was valid and whether it can be a member of a section 8 company, तो देखो सेक्शन 8 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी बच्चों यहां पर जो भी रजिस्टर्ड होते हैं अंडर दिस सेक्शन shall not alter MOA and AOA except with the previous approval। आपको अप्रूवल किसका लगता है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है किसके अंदर? सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। फिर यह भी बोला जाता है कि एक फर्म मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी में, और वन ऑफ द मैटर्स ऑफ आर्टिकल्स धीमन फाउंडेशन अल्टर्ड हुआ था एसआर से, है ना, एंड देयरफॉर इंटीमेशन वाज सेम मेड टू द आरओसी। अब एज पर दिस इट इज नेसेसरी टू टेक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरओसी फॉर द सेम विच वॉज नॉट डन इन द प्रेजेंट केस। मतलब आपको पहले आरओसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप एसआर को, उसके बाद आप एसआर पास करके चेंज कर पाओगे। तो ये जो कंटेंशन है ध्वज एंड कंपनी का, कंटेंशन मतलब जो उसने दुख जताया है कि यार ये तो गलत किया करके, तो क्या वाकई गलत किया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बता दूं कि सेक्शन 8 कंपनी अलाउ करती है किसको? पार्टनरशिप फॉर्म को क्या बनने के लिए? मेंबर बनने के लिए। क्या बनने के लिए बोलो बच्चों? मेंबर बनने के लिए। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया क्या? आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर। एक काम करो ना, 14A ये एडिशन नया क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिखो चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 7, ऐसा लिखो यहां पर। चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 7 लिख दो यहां पर। चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 7 लिख दो यहां पर। चैप्टर 7 होने के बाद अपन करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी आपको समझेगा नहीं, मैंने ये डीपीक्यू भी दे रहा था, बट देखो यहां पर है ना, वो इसको शिफ्ट करने की बात, एक तो कौन सा वेन्यू ऑफ मीटिंग को शिफ्ट करने की बात थी, और दूसरा ई वोटिंग की बात थी। आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे तो उसमें पढ़ेंगे अपन लोग, पर क्योंकि ये 15 डेज नोटिस मतलब ये सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड था, इसलिए इसको चैप्टर 2 में दे के रखा हूं मैंने। ठीक है, चलिए क्या मैं आगे बढ़ू? आओ जरा आओ, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, चलो। देखो क्या, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट डिसीजन या प्रपोजल रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑफिस बाय ए लिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो यहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम ठाणे टू दादर, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में आरओसी के पर्चे में, बोथ प्लेसेस फॉलिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेम आरओसी मुंबई, ये बाय पासिंग एसआर। तो इन्होंने एसआर पास किया और विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। सही है ना, एसआर पास कर लो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो, चल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा सर। यहां पर आरडी की परमिशन लगती नहीं है, तो प्रपोजल वैलिड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है। तो क्या कहा मैंने? बोलो एसआर पास करो और आरओसी को इन्फॉर्म करो, बस इतना ही करने की जरूरत है। क्या पहले पॉइंट में इतना ही करने की जरूरत है? यस। अगला देखो, सेकेंड पॉइंट, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई। देखो क्या बोला है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है? मुंबई में, विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र स्टेट, वेर एज कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड इन पुणे महाराष्ट्र। ए लिमिटेड प्रपोजेस टू शिफ्ट कॉर्पोरेट ऑफिस फ्रॉम पुणे टू मुंबई अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने इतना वाहियात दिया है ना, मैं क्या बताऊं आपको। देखो यहां पर सेकंड का आंसर मैं आपको बताता हूं, ये रहा। देखो क्या,
ये क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस को ही शिफ्ट कर सकते हो, उसके बारे में ही सेक्शन 12 कहता है, बराबर। लेकिन सेकंड केस तो कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या है यहां पर, सर इनका कहना है अंडर अथॉरिटी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, और ये वैलिड है। अब ये वैलिड क्यों है, देखो इट में, अब यहां पर, अच्छा ये तो नॉर्मल आंसर हो गया आपका, ये सही वाला आंसर हो गया यहां पर जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक और चीज देख रखी है। अब वो क्या है जरा पढ़ते हैं। इनका कहना है कि हो सकता है कि हम कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम मान ले, पर क्वेश्चन में अलग अलग दिया था तो अलग अलग ही है यहां पर कभी कभार क्वेश्चन में अलग नहीं दिया तो उस समय अगर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस को सेम माना होता तो एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास जा रहा होता तो उस केस में रजिस्ट्रार की परमिशन लगती है आपको, उसके साथ साथ फिर आपको यहां पर क्या कर, मतलब रीजनल डायरेक्टर की आपको परमिशन लगती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लग जाती। कब, जब ये वाला केस होता तब। पर इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर यही वाला अपने को लिख के आना है। गॉट इट सर, मतलब एग्जाम में मुझे एक बात बताओ, हमको दो दो लिखना पड़ेगा क्या, नहीं मुन्ना नहीं लिखना पड़ेगा, पर इन्होंने एक दे के रखा है क्लैरिटी के लिए आप लोगों को, आपको तो चीजें समझ ही गई ना, इससे इससे तो बेहतर ही नहीं होगी चीजें। इसका मतलब एग्जाम में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस अलग नहीं है तब आपको दो आंसर लिखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस अलग माना है तो क्या, और कॉर्पोरेट ऑफिस सेम माना है तो क्या, ऐसे दो अल्टरनेटिव आंसर आपको फिर लिख के आने पड़ेंगे। क्या आपको बातें समझ आ रही है क्या, बोलो जी बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको बातें समझ आ रही है क्या, है ना, यस। चलिए आ जाओ अगला। इन थर्ड केस चेंज ऑफ, अच्छा थर्ड केस क्या था एक बार वो तो देखने दो। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सर्टन प्लेस, एक उसी सेम प्लेस लोकल सिटी के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन की मदद से आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। सेम सिटी के अंदर जब आप जा रहे हो ना तो बोर्ड रेजोल्यूशन की मदद से आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अल्ट्रेशन ऑफ एमओए के बारे में मुझे बात करना है, सेक्शन नंबर 13। क्या हम लोग आगे बढ़े, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्विकली क्विकली सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग, क्या आगे बढ़ू मैं, यस आ जाइए। किसी को कोई भी दिक्कत, आदेश, पीयूष, कृतिका, सावन, साक्षी, अनुज, खुशी यादव, निसर्ग रिसोर्ट, एसके दीक्षित, तीर्थ, किसी को कोई भी सवाल अभी तक, कोई भी डाउट अभी तक, क्या आपका पूरा पूरा पढ़ा हुआ है, क्या अपन ने जो नोट्स में लिखा, जो अपन ने क्लास में पढ़ा वही सवाल है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपको आने वाले हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस है, मुझे बताएंगे जल्दी से। क्या एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस आपको सारी चीजों में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो क्या मैं आगे बढ़ू क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या, आ जाओ, ध्यान देना यहां पर। देखिए क्या, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए और एओए के बारे में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए सेक्शन नंबर 16 के बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, विंटेज सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीसीटीवी कैमरास, इट हैज रेड 100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स स्टार्टिंग वन मोर यूनिट फॉर सीसीटीवी कैमरा। तो 100 करोड़ इसने इशू किया ताकि एक और यूनिट सीसीटीवी कैमरा का डाले। अब उसने उसके अंदर 10 करोड़ का यूटिलाइजेशन कर लिया और बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार अब ये बिजनेस में पोटेंशियल नहीं रह गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया, तो चीप कैमरास आ जाएंगे कहां से, चाइना से। अब वो ये रिमेनिंग पैसे को लगाना चाहता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर। मतलब सर 100 करोड़ अंदर किया, उसमें से 10 करोड़ का इस्तेमाल किया, 90 करोड़ जो है ना वो उसको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहता है। अब क्या कंपनी अलाउ करेंगी क्या ऐसे चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट को, अगर नहीं करेंगी तो क्या आप एडवाइस दोगे कंपनी को और क्या स्टेप्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। वो अपनी जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी बच्चों उससे रहेगा, वो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स वाली बात थी, याद आ रहा है क्या आपको, सर न्यूज़पेपर में आपको बताना पड़ेगा यहां पर, और वो सारी सारी चीजें से रिलेटेड यहां पर आ जाता है। मतलब एसआर को पास करना है अपने को, एसआर को पास करके इसके अलावा फिर अपन क्या करेंगे, फिर सर अपने को इन्फॉर्म करना, मतलब पहले तो अपन न्यूज़पेपर में डालेंगे, फिर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देंगे, आरओसी आरडी को बताएंगे, वो सारी चीजें यहां पर बोली जा रही है। क्या आपको मैं, चले क्या, आ जाओ जल्दी से, इसके आंसर को लिखेंगे क्या, सारे लोग जल्दी से बताएंगे क्या इसके आंसर को लिखेंगे क्या अपन लोग, है ना, आ जाओ चलो आंसर को लिखेंगे। आइए आइए आइए, रोज का एक, रोज का एक करो रोशन, बढ़िया हो जाएगा सब। चलो आओ, ज्यादा लफड़ा नहीं, रोज का जब एक प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका बिल्कुल भी लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ये वाला, चलिए आ जाओ।
चलिए आइए, अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में जो है ना ये पूछा गया था 4 नंबर के लिए। तो उस केस के हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं कि 4 नंबर के लिए जब ये सवाल आता है तो किस ढंग से पूछा जाना चाहिए करके, ठीक है ना। चलिए आइए फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ, आ जाओ जल्दी से। आंसर नंबर क्या होगा अपना, आंसर नंबर बताओ क्या होगा अपना। 16, ठीक है। आंसर नंबर 16। आई, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन नंबर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रोविजन पहला, प्रोविजन पहला, पहला लिखो। अ कंपनी raised money through issue of prospectus. A company raised money through issue of prospectus, issue of prospectus, and still has unutilized amount, still has unutilized amount, unutilized amount out of money so raised, out of money so raised. Company cannot utilize such amount unless it has passed special resolution, special resolution, special resolution, pass special resolution via postal ballot, पोस्टल बैलेट। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का है तो मुझे है ना इसके अंदर की चीजें बताने की जरूरत नहीं कि नोटिस के अंदर क्या क्या आएगा करके। ये नोटिस के अंदर क्या क्या आएगा इसके लिए सेपरेट सवाल पूछा जाता है, पर अगर सर क्वेश्चन 7 नंबर का होता तो उस केस के अंदर फिर नोटिस के अंदर क्या क्या मसाला होगा ये भी मुझे बताने की जरूरत पड़ती। अभी मैं चलूंगा सीधा सीधा अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आ जाओ सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। कंपनी शाल simultaneously publish notice in newspaper, news in newspaper, इंग्लिश एंड वर्ना, बोलो ना वर्नाकुलर, 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 इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज where company's registered office is situated, where company's registered office is situated, and also place notice on website of company, website of company। तीसरा, तीसरा डिसेंडिंग वाला था ना, हाँ। डिसेंटिंग शेयर होल्डर shall be given option to exit
बाय प्रमोटर, बाय प्रमोटर, प्रमोटर बाय प्रमोटर, डन। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ नहीं नहीं अरे यार ये है ना बीकॉम गिरी, छोड़ दो बेटा। ये 7 मार्क के लिए 2 पेज भरूंगा क्या, 4 पेज भरूंगा क्या, ये बीकॉम में होता है ये सब चीजें। जितना आंसर है, जितना सेक्शन है उतना लिखने का, पेजेस भरने से नंबर नहीं मिलते, मैं आपको क्लियर बता दूं, है ना। बच्चे ऐसे लिखते हैं, सर मैंने पता है आपको, मैंने 2 सप्लीमेंट लिया था सर फाउंडेशन में, मैंने 90 मार्क्स का सॉल्व करके आया था, फिर भी मुझे सर 32 ही मिले। अरे भैया तुमने 90 मार्क का सॉल्व किया तो तुम क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लिख के आ रहे वहां पर, तुम क्या लॉ मेकर हो गया कि मैंने लिखा मतलब वो होना ही है करके सही। अरे भैया आंसर कितना लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैसा लिखा उससे फर्क पड़ता है आंसर। समझ में आ रहा है बात है, ठीक है। आ जाओ चलो, फोर्थ पॉइंट, कंपनी हैव टू फाइल, कंपनी हैव टू फाइल कॉपी ऑफ एसआर टू आरओसी, कॉपी ऑफ एसआर टू आरओसी, टू आरओसी विद इन पीरियड ऑफ 30 days, विद इन पीरियड ऑफ 30 days। चलो अगला, फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन कंपनी का नाम क्या था, विंटेज, विंटेज सिक्योरिटी, विंटेज सिक्योरिटी लिमिटेड इक्विपमेंट लिमिटेड कैन यूटिलाइज amount provided it follows above step, provided it follows above step या स्टेप्स। बस इतना ही कंक्लूजन होगा, क्योंकि इसमें एज सच बाकी कुछ पूछा भी नहीं गया इतने से, ठीक है ना। चलिए आ जाओ अगला, क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 17 पे खतरा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। The object clause of memorandum of Vivek Industries Limited empowers to carry on the real estate, क्या बोल रहा है बोलो, एम्पावर करता है कि तुम रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज अलाइड टू इट, मतलब रियल एस्टेट से मिलता जुलता जो भी बिजनेस होगा वो आप कर सकते हो। ड्यू टू डाउनवर्ड ट्रेंड इन द रियल एस्टेट बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करेंगे। कुरकुरे वुरकुरे बनाएंगे, चिप्स चिप्स बनाएंगे करके इसके अंदर बढ़िया पाम ऑयल के साथ। और इंडिया की जनता तो है ही बेटा यहाँ पर, अपनी अपन तो खाते ही है पाम ऑयल वगैरह, है ना। आपने पता है आपको, जो लेज वगैरह कंपनी है ना, ये इंडिया के बाहर बेटा एकदम मतलब सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल इसके अंदर बनाती है, पर इंडिया के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पाम ऑयल में पूरा सर्व करते रहते हैं। और बीमार कौन होते हैं, अपने यहाँ के लोग, फिर बीमार पड़ते रहते हैं, है ना। आओ अगला, एग्जामाइन वेदर कंपनी कैन मेक सच चेंजेस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो क्या कंपनी ऐसे चेंजेस को कर सकता है क्या, तो देखो सर कर सकता है। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम अलाउड होता है, एसआर को पास करके आपको आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ता है, बस सर 30 दिनों के अंदर, ऐसी यहां पर बातें आती है, ठीक है। देखो जरा क्या, company has made alteration to memorandum simple and more flexible under section 13(1) act में the company may by SR after complying with the procedure specified in the section alter कर सकते हैं किसको, मेमोरेंडम को, किसको, मेमोरेंडम को। अब ये जो अल्टरेशन कॉज है ऑब्जेक्ट का, ये इसको एसआर के साथ यहां पर फाइल, मतलब ये जितना भी चेंज हुआ है आपका, इसको आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, और आरओसी इसको जब सर्टिफाई कर देता है 30 दिनों के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एसआर, तो हम लोग बोलते हैं ये चीज अप्रूवल में आ जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। तो इनका कहना है कि कंपनीज एक्ट बिल्कुल परमिट करता है अल्टरेशन को, बस आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को यहां पर अल्टर करना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, अल्टरेशन ऑफ एमओए के ऊपर वाले क्वेश्चन को, वो विंटेज वाले इसको स्टार मार्क मारना, ये विवेक तो फालतू कुछ भी पूछा। अगला, अगला अल्टरेशन ऑफ एओए, आ जाओ जल्दी से, अल्टरेशन ऑफ एओए, अल्टरेशन ऑफ एओए। चलो चलो जी चलो, आ जाओ मैं 18 क्वेश्चन को, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या मैं 18 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। आइए देखो क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिंधु लिमिटेड
wants to make some changes and to alter some clauses of the articles of association. इसको AOA को alter करना है, which are urgently carried out, which include increase in the authorized capital of company, issue of shares, increase in borrowing limits and increase in number of directors. मतलब AOA में जितनी भी बातें लिखी है ना, मैं उसको अल्टर करना चाहते हो, तो ऐसे केस के अंदर क्या क्या चीजों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहला, अगर आपको AOA को अल्टर करना है तो आपको SR को पास करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो अल्टरेशन है ना, जितना भी एवरी अल्टरेशन जो भी होगा, और उसकी कॉपी आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार के पास, टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल की कॉपी और उसके अंदर की जो अल्टरेशन है वो मुझे 15 दिनों के अंदर सबमिट करना पड़ेगा किसके पास? ROC के पास, जब मेरे को यहां पर ट्राइब्यूनल से अप्रूवल आ गया तो। इसके साथ साथ क्या बोला? कोई भी अल्टरेशन जो है ना वो यहां पर वैलिड माना जाएगा क्या? बिल्कुल। और एक बात का ध्यान रखना, आप कुछ भी MOA और AOA में अल्टर करते हो ना, वो आपको हर एक कॉपीज में करवाना होता है, और अगर आपने नहीं किया मान लो हर एक कॉपी के अंदर, तो 1000 रुपए प्रति कॉपी का आपको क्या बैठता है बच्चों? फटका बैठता है। क्या बैठता है? बोलो जल्दी से मुझे। फटका बैठता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? जल्दी से बोलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसीजर देके रखा है अल्टरेशन ऑफ AOA का। ये जो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स है ना, बस इसका ही प्रोसीजर यहाँ पे इन्होंने देके रखा है कि MOA AOA के अल्टरेशन, और ये सारी कॉपीज को सबमिट करोगे। RD ने अप्रूवल दिया तो वहां से 15 दिनों के अंदर ROC को इन्फॉर्म कर देना, और आपके चेंजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? विथ इफेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो बच्चों? यहाँ पर विथ इफेक्ट हो जाएंगे। क्या आपको बातें क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन होगा इसमें? आ जाओ अगला देखो। क्या 18A बहुत अच्छा सवाल है। 18A वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। 18A को अपने को लिखना है बेटा। यहाँ पर 18A को अपन लिख के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आ जाओ जल्दी से। क्या बोल रहा है सर? इंक्रीज ऑफ ऑथराइज क्या AOA में भी आता है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर वो सब AOA में है ना, तो MOA भी चेंज हो रहा है, AOA भी चेंज हो रहा है, पर इन्होंने AOA में दे के रखा है तो अपन AOA मानेंगे फिर उसके अंदर। उनको ये नहीं बोलने का अरे क्वेश्चन में ऐसे कैसे दे दिया करके, है ना, वो सब नहीं। जैसे वो देखो क्या बोला था मैंने, किसको परमानेंटली इंडिया में लीव कर रही है वो, तो वहां पर अगर मान लो उसने ऐसा बोला कि इंडिया परमानेंटली लीव कर रही है, फिर भी वो रेसिडेंशियल या फिर भी वो सिटीजनशिप मेंटेन कर रही है, तो आप बात सवाल मत करना ऐसे कैसे, ये तो अलाउड ही नहीं है, मैं नहीं मानता, वो सब नहीं भैया। क्वेश्चन में दिया ना, क्वेश्चन इज सुप्रीम, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो भी दिया है 10 साल के लिए कंपनी बन रही है, अरे भाड़ में गया परपेचुअल सक्सेशन बोला ना, ICA ने हो सकता अपने आंसर के लिए, बराबर है क्या? हाँ, क्वेश्चन इज ऑलवेज सुप्रीम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यहाँ पर कुछ तो भी कंपनी का आड़ा तिरछा नाम है ना, उनिया, क्या ऊना, यूना, क्या अच्छा नाम दे सकते थे, ऊनो दे देते बेटा, पर नहीं, कुछ नाम है आड़ा टेढ़ा नाम देना है इनको। इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2022। मिस्टर एक्स हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड द ट्रेड नेम ऑफ, क्या नाम देके रखा है? ये नाम से ट्रेड नेम देके रखा है यहाँ पर, ऑन 1 अप्रैल 2018 अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। Mr. X was suffering from a prolonged disease since 1 अप्रैल 2021. When Mr. X recovered from illness on 20th May 2024 and joined the office from 5th July 2024, he came to know from his staff members that एक कंपनी ओपन हुई है जिसका नाम है ये, मतलब ये जो ऊपर की कंपनी है ना, इसने छोटे हरकतें की, मिस्टर एक्स के पास जो ट्रेडमार्क था उस नाम से कंपनी ओपन कर ली। अब 3 साल के अंदर अर्जी लगा सकते हैं, तो 2022 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब 2025 तक, 1 जून 2025 तक मैं क्या लगा सकता हूं? अर्जी लगा सकता हूं। अब इसने कंप्लेंट किया किसको? RD भाई साहब को 10 जुलाई 2024 को। 10 जुलाई 2024 को चलता है सर रिक्वेस्ट टीम के ऑर्डर को नाम को चेंज करने के लिए। रीजनल डायरेक्टर ने एग्जामाइन किया 11 जुलाई 2024 को, इशू किया डायरेक्शंस को कि नाम को चेंज करो। अब जो डायरेक्टर है बच्चों कंपनी का, इसने बोला है कि अबव डायरेक्शन ऑफ RD वाज बैड इन लॉ, और वो प्रॉपर नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज नेम ऑफ कंपनी वाज नॉट टू आइडेंटिकल विद और टू रिसेंबल विद द कंपनी, एंड दैट द नेम ऑफ द टाइम पीरियड फॉर 2 years मेकिंग एप्लीकेशन। 2 नहीं भैया 3 years होता है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, तो ये दोनों कंटेंशन गलत है इसके। अब आपको यहां पर बताना है कि क्या ये जो कंटेंशन है मिस्टर डी का, जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसका कंटेंशन टेनेबल है क्या? टेनेबल का मतलब होता है मेंटेनेबल है क्या? और आपको एडवाइस करना है कंपनी को द टाइम पीरियड जिसके अंदर उसने कंपनी का नाम चेंज कर लेना चाहिए। तो याद है वो 3 महीनों के अंदर उसने खुद का नाम चेंज कर लेना चाहिए, नहीं किया तो ROC मुझे नया नाम दे देंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देंगी। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जी बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? पहले आप ये बताओ, फिर मैं आंसर तो बाद में लिखा दूंगा मैं आपको, पर आप ये बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या?
सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। खुशी कह रही है नो सर आई डोंट। क्या नहीं आई डोंट बेटा, ये आपका पुराना मैसेज है वैसे, पर किस चीज का आई डोंट आपने बोला? चलो, क्या किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बेटा बेटा एक चीज ध्यान रखना, आधी जितने भी अपने माइंड की क्लैरिटी है ना, क्वेश्चन से गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना? सर आरडी ने 3 साल बाद बोला हो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देखो वहां पर है ना एप्लीकेशन डालने की बात हुई है, आरडी के अप्रूवल की बात नहीं हुई। आरडी कभी भी अप्रूवल दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं एप्लीकेशन 3 साल के अंदर दे सकता हूं। समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे। यस, आ जाओ। चलो चलो चलो, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था बेटा आपके पेपर के अंदर, ठीक है? आइए अब अपने को यहां पर बताना है कि किस तरीके से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है करके, है ना? सर पार्ट ए और बी बता दो। देखो नहीं सर, पार्ट ए में ये बोल रहा है कि जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसका कहना है कि कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं है। और बी पॉइंट में वो बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन दी है मिस्टर एक्स ने, वो 2 साल के अंदर ही देनी थी, 2 साल के बाद दिया है उसने। ऐसे दो चिंताजनक बातें किया है किसने? डायरेक्टर ने। किसके? कंपनी के डायरेक्टर ने, कि ये एप्लीकेशन ही झूठी है, वो ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है ना? तो अपने को बताना है झूठी है या नहीं है, यही इसी बात के लिए तो अपने को बुलाया है, एक्सपर्ट है ना अपन। चलो आओ, चलो आ जाओ, आंसर को लिखना चालू करेंगे। फटाफट फटाफट आंसर को लिखेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। आंसर नंबर, आंसर नंबर कौन सा है ये? 17 है क्या? नहीं, 18A। आंसर 18A लिखो। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, प्रोविजन। क्या आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं क्या, सीए करके कंपनीज एक्ट को? अरे नहीं लिख सकते भाई, मैं सीए बन चुका, आपको बनना है ना तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ लिखो अगला। प्रोविजन, पहला, पहला स्टार मार्क करके रखना है। हाँ कर दो बेटा, इसको कर दो, इसको स्टार मार्क कर दो। पहला, इफ थ्रू, इफ थ्रू if through inadvertence or otherwise, or otherwise a company, a company on its registration, a company on its registration, on its registration for first time or change of company name, change of company name is registered by name, registered by name which in opinion of central government, which in opinion of central government, RD, RD is identical or too nearly resemble, resemble, too nearly resemble with existing company, comma, then RD either पहला on its own या दूसरा on application, on application by proprietor, on application by proprietor of
already registered trademark of already registered trademark under Trademark Act under Trademark Act एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम दूसरा पॉइंट such application can be filed by registered proprietor of trademark within 3 years of incorporation of company. फिर उसके बाद तीसरा, company shall change its name within 3 months by passing ordinary resolution in general meeting. By passing ordinary resolution in general meeting. समझ में आ रहा है? ओ बच्चों, क्या आपको ये बातें क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यहां तक हुआ आप सभी लोगों का? चलो आ जाओ अगले पोर्शन के ऊपर। अब यहां पर लिखेंगे अपन फैक्ट्स ऑफ द केस। एक बार इस ढंग से लिख के बता देता हूं मैं, किसी को फैक्ट्स ऑफ द केस को अलग लिखना है तो, है ना। इन गिवन क्वेश्चन UINA infra projects private limited was incorporated on 1 जून 2022। Trademark was registered on 1 अप्रैल 2018 by Mr. X. Conclusion. पहला contention of Mr. D is not tenable. Contention of Mr. D is not tenable. Tenable का मतलब होता है maintainable. Due to fact that restriction is not with respect to name. With respect to name of existing company is not valid. Since UINA
प्रोजेक्ट्स इंफ्रा लिमिटेड या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड is same as registered trademark of UINA infra projects. अगला सेकंड मिस्टर डी नहीं लिख सकते बेटा। मिस्टर डी डी's contention is not tenable since application by registered trademark can be made within 3 years of incorporation of company and not 2 years. ऐसा लिख दो, and not 2 years. चलो जी चलो, डन देख लो एक बार जल्दी से, क्या इतनी बातें आपकी हो गई है? चलो चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाएंगे सारे लोग। देखो क्या, as at 31st March 2018 the paid up share capital of S Limited is 1 crore divided into 10 lakh shares of 10 each. Of this H Limited is holding 6 lakh shares and 4 lakh equity shares are held by others. मतलब वो बेसिकली S क्या है, सब्सिडरी है H की। Simultaneously, साथ ही साथ S Limited is holding 5% equity of H Limited, out of which 1% shares are held as a legal representative of deceased member of H Limited. On the basis of the given information, answer the following with queries. क्या एच फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्या एच में नहीं कर सकती? कैन एच लिमिटेड एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स एट एजीएम? यस कर सकती है, लेकिन किसके केस में बच्चों? एलआर के केस में, यानी कि 1% के केस में। 4% के केस में नहीं कर सकते। अगला, क्या कैन एच लिमिटेड अलॉट और ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर्स टू एस लिमिटेड? नहीं सर, एच लिमिटेड भी अपने शेयर्स को अलॉट या ट्रांसफर कर सकता है क्या इसको? नहीं सर, नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? बोलो, नहीं सर, नहीं कर सकता। आई थिंक सो काफी पानी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहता हूं आप आंसर को गो थ्रू करेंगे, जल्दी से आंसर को गो थ्रू करेंगे। देखो, कैनॉट मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट, सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी का अलाउड होता है। इसका मतलब 1% के ऊपर अपन लोग क्या देंगे यहाँ पर? वोट करने देंगे। और अगला देखो, कोई भी होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकता सब्सिडरी को और शेयर्स। इसका मतलब वो और अलॉट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? बोलो, नहीं सर, नहीं कर। काफी इजी पीजी है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 20। S Limited is a company in which H Limited is holding 60% of paid up capital. One of the shareholders of H Limited made a charitable trust and donated 10% of shares in H Limited and 50 crores to the trust. और उसने S Limited को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया।
अब ऑल द असेट्स ऑफ द ट्रस्ट किसके नाम पर होते हैं? एस लिमिटेड, क्योंकि वो ट्रस्टी है। तो क्या सब्सिडरी होल्ड कर पाएंगी क्या इस तरीके से होल्डिंग कंपनी के शेयर्स? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक सब्सिडरी कंपनी अगर ट्रस्टी होती है, क्या होती है बोलो बच्चों? ट्रस्टी होती है, तो क्या वो शेयर्स को होल्ड कर पाती है क्या? बिल्कुल। तो एक्सेप्शन में देखो, क्या पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी है, या पहले से आपके पास शेयर्स है? तो इस केस के अंदर तो क्या है बच्चों? ट्रस्टी है, तो उस केस के अंदर अलाउड होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर अलाउड होगा। तो देखो ट्रस्टी वाला पॉइंट आ गया, ट्रस्टी वाला पॉइंट आ गया, देखो यहां पर ट्रस्टी वाला पॉइंट आ गया। यहां पर समझ में आया क्या आपको? क्वेश्चन देखो ट्रस्ट वाला। अच्छा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को एक स्टार मार्क करके रख देना, बाकी तो सिंपल है, बाकी उसको नहीं डाले तो भी चल जाएगा। अगला देखो क्या, अगला अगला अगला, चलिए दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 21। AB लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 1,10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1/4/2020। Issue have been fully subscribed whereby XY Limited holds 4,000 शेयर and PQ Limited holds 2,000 शेयर्स in AB Limited। ए देखो क्या बोला है, XY ने यहां पर कितना होल्ड किया? 4,000, और XY और PQ, और यहां पर AB ये होल्ड करता है 4,000 और ये होल्ड करता है बच्चों कितना? 2,000। बहुत बढ़िया। AB लिमिटेड इज होल्डिंग 20% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ RS। AB यहां पर RS के 20% इक्विटी शेयर को होल्ड करती है, ठीक है, ओके। ऑन डेट ऑफ इशू RS लिमिटेड कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XY एंड PQ, मतलब इन दोनों को अपनी सब्सिडरी बना के रखा है। इसका ही मतलब हुआ कि RS ने AB को अपना क्या बना के रखा है? सब्सिडरी बना के रखा है। अब वेदर AB लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ RS, इसका जवाब है यस, वो सब्सिडरी है बच्चों। वेदर नहीं, AB, हाँ AB सब्सिडरी है। वेदर AB कैन होल्ड शेयर इन RS, तो इसका जवाब है यस, कर सकता है। 3 एक्सेप्शन, ट्रस्टी के तौर पर, LR के तौर पर अगर पहले से शेयर है तो कर सकते हैं। अब सर क्या AB लिमिटेड AGM के ऊपर वोट कर पाएगा क्या? इसका जवाब है वोट नहीं कर पाएगा। वोट दो ही केस में होता है, ट्रस्टी के केस में, LR के केस में। यहां पर वो दोनों चीजों के बारे में बात नहीं की गई है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? पहले से शेयर्स है तो होल्ड जरूर कर लो, पर वोट कर पाओगे क्या? नहीं सर, वोट यहां पर नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? बोलो, वोट यहां पर नहीं कर पाएंगे। देख लो जरा, सबसे पहले आपको सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर यह बताना पड़ेगा क्या कि ये सब्सिडरी बन रही है करके, फिर आपको सेक्शन नंबर 19 को बताना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने कंक्लूजन को लिखना चालू करोगे। पहला कंक्लूजन क्या है कि यस AB लिमिटेड यहां पर सब्सिडरी है इसकी। दूसरा क्या है, देखो AB लिमिटेड इज ऑलरेडी होल्डिंग 20% ऑफ RS, देयरफॉर डेट ऑफ इशू पहले से होल्ड करके रखी है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? ये अलाउड होता है। तो देखो पहला सब्सिडरी है सर, दूसरा भी यहां पर अलाउड है, और तीसरा राइट टू वोट यहां पर मिलने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं मिलने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मार्क मत करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो अपन ने ऊपर मार्क किया उससे बहुत मिलता जुलता है, तो इसको मार्क करने की जरूरत। सर इसमें अलग से सब्सिडरी की डेफिनेशन क्यों लिखा? 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसलिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। अगर मान लो सर 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, मान लो ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता, तो हम क्या करते? तो सब्सिडरी की डेफिनेशन नहीं लिखते, फिर आप डायरेक्टली बोल देते वहां पर कि ये इसकी सब्सिडरी है क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बस उतना लिख के आप छोड़ देते हैं चीजों को, ठीक है। क्या आपको बात समझ आ रहा है? क्या आपको वेटेज समझ रहा है क्या? देखो एक चीज ध्यान रखना, 3 नंबर का सवाल है तो उतना ही वेटेज लिखो जितना बेटा जरूरी है उसको आंसर को बताने के लिए। 7 नंबर का है तो पूरा लेट जाओ सेक्शन को लेके। समझ में आ रहा है क्या बात है? 5 नंबर का है तो मीडियोकर अपने आंसर को लिखो, है ना, ऐसा। चलो, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, फटाफट जल्दी से बोल दो। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, यूट्यूब वाले, ऐप वाले दोनों जल्दी से बता देंगे मेरे को। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। काव्या लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 80 करोड़।
क्या बोला, काव्या के पास 80 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। अंजलि लिमिटेड होल्ड्स टोटल ऑफ 50 करोड़ ऑफ काव्या लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है, मोर देन 50% हो गया, सब्सिडरी है। नाउ काव्या लिमिटेड इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड वांट टू एक्सपांड इट्स बिजनेस एंड एमिंग एट इन्वेस्टिंग। अब काव्या सब्सिडरी होके बोलती है कि मैं अंजलि में इन्वेस्ट करूंगी। अब काव्या लिमिटेड इज अप्रोच यू टू एनालिसिस वेदर एज पर द प्रोविजंस कैन दे होल्ड 1/10 का मतलब होता है 10% ऑफ अंजलि लिमिटेड का कैपिटल। तो क्या वो होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं सर। देखो इसके अंदर भी लंबा चौड़ा आंसर, पहले सब्सिडरी को समझाया, फिर सेक्शन नंबर 19 को समझाया कि आप यहां पर नहीं कर सकते हो, पर हां अगर पहले से करके रखा है या सब्सिडरी या ट्रस्टी है तो फिर किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर फिर आप यहां पर बोलोगे, देखो क्या, कि काव्या लिमिटेड कैन नॉट एक्वायर शेयर्स ऑफ अंजलि लिमिटेड एज एक्विजिशन ऑफ शेयर डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्ट कर पाएंगी क्या? नहीं सर, सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्ट यहां पर नहीं कर पाएंगी। सिंपल सिंपल, फिर से सिंपल सिंपल, यहां पर बोलो जल्दी से। आप यहां पर क्रॉस करके रख दीजिएगा, ये बाद में नहीं किया तो भी चल जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आओ। देखो क्या, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड ऑन 15 मार्च 2017। कितना? 10%। एस ने लिया यहां पर एच में 15 मार्च को। एच ने 55% एक्वायर किया एस लिमिटेड को 10 मार्च 2018 को, मतलब बाद में। अब एच लिमिटेड सब्सिडरी, एच ने एस को सब्सिडरी बना लिया। अब एच लिमिटेड ऑन 25 सितंबर 2020 को डिसाइड किया कि मैं बोनस देना चाहता हूं 1:1 रेशियो में। इसको डबल स्टार मार्क करके रख दो, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब अकॉर्डिंगली बोनस वॉज अलॉटेड टू एस लिमिटेड। अब आपको बताना है वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन एस लिमिटेड। ये सर चल जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन की कैटेगरी में पहले से शेयर्स होल्ड करके रखा है। और अलॉटमेंट ऑफ बोनस के अंदर आपको बताना है कि क्या बोनस अलाउड होता है या बोनस यहां पर अलाउड नहीं होता है। बेटा एक बात बता दूं, मुझे एक बात बताइए, बोनस का मतलब क्या है? जैसे देखो 100 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, इनके पास 100 शेयर्स है, सबके पास एक एक शेयर है, तो कंपनी बोलती है फुकट में मैं इन 100 शेयर्स को और 100 शेयर्स दे देती हूं, मतलब अब सबके पास 2-2 शेयर आ जाएगा। इससे क्या मुझे एक बात बताइए, पहले मेरे पास एक शेयर था 100 में, मतलब 1% ओनरशिप थी। अब मेरे पास 2 शेयर है 100 के अंदर, तो मेरे पास ओनरशिप कितनी है? 2 शेयर है 200 के अंदर, तो अब मेरे पास ओनरशिप कितनी है? अभी भी 1% ही है सर। मतलब मुझे एक बात बताइए, क्या बोनस देने से परसेंटेज बदलता है क्या? क्या बोनस देने से दूसरे कंपनी के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्या? नहीं सर, नहीं बनता। अरे वो तो प्रो राटा वाइज क्या कर दिया जाता है? अलॉट कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर को। तो इसका मतलब फर्दर इशू जो हुआ बोनस का, बोनस तो फुकट में गया, कोई मैं फर्दर इन्वेस्ट थोड़ी किया। मेरा तो जितना पहले परसेंटेज था उतना परसेंटेज आज भी बना हुआ है। इसका मतलब बोनस अलाउड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोनस अलाउड होता है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बोनस अलाउड होता है। समझ में आ रहा है क्या? सर बोनस में ऐसा नहीं हो सकता कि एक जन हाँ बोले एक जन ना बोले। मुझे एक बात बताओ, फुकट में आपको शेयर मिल रहे कंपनी के, आपका क्या जा रहा? आप तो हाँ ही बोलोगे ना बेटा, आपसे पूछते भी नहीं, सीधा दे देते आपके डिमैट में। समझ में आ रहा है क्या? पूछते नहीं, बोनस उनको पता है, सब हाँ ही बोलेंगे। कोई गधा ही होगा जो ना बोलेगा बोनस को, मतलब कोई बोलेगा ही क्यों? इसलिए सबके अकाउंट में दनादन क्या कर देते हैं लोग? क्रेडिट कर डालते। तो ये स्टार मार्क क्यों करवाया हो मैंने? ये बोनस के लिए करवाया हो। क्या हम लोग, मुझे बताइए, क्या एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड करके रखे तो बोनस अलॉट कर सकती है क्या? इसका जवाब है बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। ठीक है ना? तो देखो पहले सेक्शन नंबर 19 को किया, फिर उसके एक्सेप्शन को बताया। अब बोलेंगे हम लोग कि पहले से शेयर्स को होल्ड करके रखा था तो दिक्कत नहीं है, और फिर बोनस भी अलाउड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बोनस भी यहां पर अलाउड होता है। क्या होता है? बोलो जल्दी से। बोनस भी अलाउड होता है। गॉट इट? क्या आपको ये बातें समझ में आ गई है क्या? फटाक से बोलो, जल्दी से बोलो मुझे। क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर? आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन टू कंपनी एंड मेंबर्स। अब मुझे बताइए, कंपनी और मेंबर्स को अगर सर्विस करना है डॉक्यूमेंट को, तो आप कैसे करते हो? यहां पर सर आप यहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्टर्ड ऑफिस पर छोड़ के आ जाओगे, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटीज अगर डिपॉजिटरी के पास है तो जो भी रिकॉर्ड्स है बेनिफिशियल ओनर के, उसके मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये अपन ने पढ़ा था, याद है? NSDL CDSL वाला एग्जांपल दिया था।
फिर ये भी बोला जाता है सर यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना है किसको, रजिस्ट्रार या मेंबर को, तो रजिस्ट्रार या मेंबर को आप इसमें बस बाकी सब चीजें सेम है, बिल्कुल ये सारी चीजें सेम है, पर ये बस एक नॉर्मल पोस्ट यहां पर बढ़ जाता है, कहां पर, रजिस्ट्रार के केस में। कहां पर बोलो जल्दी से, रजिस्ट्रार के केस में। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना बोलो ना बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? डंडना डंडन, क्या मैं आगे बढ़ू, क्या हम आगे बढ़े, बोलो जी बोलो, क्या हम आगे बढ़े सर? ओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ जाएंगे, आ जाइए, ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर। विजय, a member of Mayur Electricals Limited, gave in writing to the company that notice for any general meeting to be sent to him only by the registered post. Oh, अच्छा, इसको सिर्फ registered post से चाहिए बोले, हाँ, और वो भी कहां पर, his residential address at कानपुर, for which he deposited sufficient money. अरे वाह, बहुत अच्छा है, ये तो पैसा भी दे दिया इसने, बोले मेरे यहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाना और उसके लिए पैसा भी ले लो। अब द कंपनी सेंड हिम नोटिस बाय ऑर्डिनरी मेल, क्या बोला यहां पर, ऑर्डिनरी मेल से यहां पर भेजा, अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, नॉर्मल मतलब नॉर्मल पोस्ट से भेज दिया बेटा। विजय डिड नॉट रिसीव द नोटिस एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड कंटेंडेड दैट नोटिस वाज इम्प्रॉपर। अब आपको बताना है कि कंटेंशन ऑफ विजय वैलिड है क्या, और क्या आपका आंसर सेम होगा अगर विजय लंदन में होता फॉर 2 months ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ मीटिंग, और अगर उस समय मीटिंग हो जाती तो इस केस के अंदर क्या होता। तो देखिए जरा सर, डॉक्यूमेंट को आप सर्व कर सकते हो, क्या बोला यहां पर, बोलो, डॉक्यूमेंट को आप सर्व कर सकते हो रजिस्ट्रार के ऊपर या एनी अदर मेंबर के ऊपर, कैसे, बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, या कोई भी डिलीवरिंग टू द एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब प्रोवाइडेड दैट मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है, यहां पर मेंबर क्या कर सकता है, बोलो, रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर पर्टिकुलर मोड, यहां पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या, 10 इफ अ मेंबर वांट्स अ नोटिस टू बी सर्व्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसके रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर, तो उसने सफिशिएंट मनी को डिपॉजिट किया क्या? हाँ सर, उसने सफिशिएंट मनी को यहां पर डिपॉजिट किया, क्या किया बोलो बच्चों, उसने सफिशिएंट मनी को यहां पर डिपॉजिट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये तो परफेक्ट हो गया ये तो। अब 10 इफ अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कंटेंशन ऑफ विजय सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि नोटिस उसको प्रॉपरली सर्व हुआ क्या? नहीं हुआ। उसने बोला था मेरे को किससे दो, रजिस्टर्ड पोस्ट से दो, तुमने उसको सादे मेल से चिपका दिया, पैसा भी अंदर कर लिया, सादे मेल से भी चिपका दिया। तो विजय का जो कहना है कि नहीं नहीं यार नोटिस इम्प्रॉपर थी, ये बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर विजय यहां पर बेटा लंदन में है, तो क्या कंपनी लंदन में नोटिस भेजेंगी या कानपुर में नोटिस भेजेंगी? सर हम तो कानपुर में भेजेंगे, आउटसाइड इंडिया नहीं भेजेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ कानपुर में भेजेंगे, जिसके लिए हमको पैसा मिला था। अब वो लंदन जाए, बाली जाए, जहां इंडोनेशिया जाए, फिर इसके अलावा जहां जाना जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो केवल और केवल हम उसे नोटिस कहां भेजेंगे, केवल और केवल हम उसे नोटिस देंगे कानपुर के एड्रेस पर। कहां पर देंगे बोलो जल्दी से मुझे, कानपुर के एड्रेस पर। समझे क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? सभी लोग जल्दी से बता दो मुझे, क्या आपको ये बातें, ओ बच्चों, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? यस, चलिए आ जाओ। क्या मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? ठीक है, आ जाइए। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 20, सर इसको मार्क वार्क करना है क्या? इसको मार्क करके रख लो, क्वेश्चन नंबर 25 को, उसके ऊपर को नहीं किया तो भी चल जाएगा, ऐसे ही 5-8 क्वेश्चन है, ये वाले इसको मार्क करके रख लीजिए, ठीक है, एलडीआर क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट। देखो क्या, पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी, one of the directors of the company, Mr. Parag, has been signing all construction contract on behalf of company. अब क्या बोला, जो एक डायरेक्टर है मिस्टर पराग, वो सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा था बहुत सालों से। All the parties who ever deal with a company know Mr. Parag very well. Company got very important construction contract from renowned software company. Parag Construction will do construction for this site in partnership with the local contractor Firoz Bhai. Mr. Parag signed the partnership deed with the Firoz Bhai on behalf of company because he has been had implied authority. Later in dispute, company denied to accept the liability as a partner. Can company deny the liability as a partner? क्या कंपनी डिनाई कर सकती है क्या इस चीज को? इसके बारे में यहां पर बातचीत बोली गई।
तो देखो पराग जो है ना बच्चों, उसको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह हुआ है क्या? कोई डीड्स, फॉर्मल डीड्स वगैरह साइन हुए हैं क्या यहाँ पर? नहीं सर, फॉर्मल डीड्स यहाँ पर साइन नहीं हुए। देखो अपन क्या बोलते हैं सर, कंपनी ऑथोराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को अटॉर्नी, एक तो एग्जीक्यूट करने के लिए डीड, चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। बट एक बात ध्यान रखना, जिस जिस लेटर पर मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूं ना, उसके ऊपर कॉमन सील होना चाहिए, या 2 डायरेक्टर की साइन होना चाहिए, या 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी की साइन होना चाहिए। अब ये अथॉरिटी जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। और सर देखो यहां पर इस केस के अंदर क्या पराग के पास लीगली कोई राइट है क्या यहां पर एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट? नहीं सर, लीगली कोई भी राइट नहीं है उसके पास। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी क्या डिनाई कर सकती है कि अपने लाइबिलिटी को एज अ पार्टनर? बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकती है। इसको भी आप एक सिंगल स्टार मार्क डाल के रख दीजिए। एलडीआर में एक बार पढ़ के जाना कि पराग के लिए अपन ने क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी या वकालतनामा या कोई भी अथॉरिटी लेटर अपन ने नहीं दिया, तो इस केस के अंदर पराग की लाइबिलिटी आने वाली है क्या? ना मुन्ना ना, पराग की लाइबिलिटी यहां पर नहीं आएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो, पराग की लाइबिलिटी यहां पर नहीं आएंगी। समझ में आया? समझ में आया जी, आया जी, आया जी। बोलो जल्दी से मुझे। यस। अगला देखो क्या, दिनेश ने इनकॉर्पोरेट किया न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, और वो कमेंस करना चाहता है उसको इमीडिएटली। प्लीज एडवाइज मिस्टर दिनेश अबाउट द प्रोसीजर फॉर कमेंसमेंट लेड डाउन इन सेक्शन 10A। 10A मतलब कमेंसमेंट, वो डिक्लेरेशन 180 दिनों के अंदर देना पड़ता है डायरेक्टर के द्वारा कि प्रमोटर ने जितने भी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने का वादा किया तो उन्होंने सब्सक्राइब किया और पैसा भी दिया, और इस डिक्लेरेशन को फाइल करना पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी का वेरिफिकेशन होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का 30 दिनों के अंदर। याद आ रहा है क्या आपको बात है? और अगर किसी सेक्टोरियल रेगुलेटर से परमिशन लेना है तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कमेंस कर पाएंगे किसको? बिजनेस को। देखो यही बात लिखी गई है, फटाफट देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, क्या वही बात लिखी गई है क्या? यस। आ जाओ अगला, क्वेश्चन नंबर 28। Manglu and friends got a company in the name of Taxman Advisory Private Limited. Taxman is a registered trademark. अब देखो क्या, after 5 years when owner of trademark came to know about the same, it filed a complaint with relevant authority. Relevant authority कौन होता है? Regional director को relevant authority बोलते हैं। क्या कंपनी भी कंपेल टू चेंज? क्या बोला यहां पर? बोलो, क्या मैं कंपनी को कंपेल कर सकता हूं कि तुम चेंज करो नेम ऑफ द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? क्या कंपेल किया जा सकता है क्या यहाँ पर बाय ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि 3 साल तक ही आप अर्जी डाल सकते हो, 3 साल के बाद तो डाल ही नहीं सकते हो। क्या मुझे बताइए, कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंजेस एट इट्स डिस्क्रिप्शन? यस सर, ये जरूर हो सकता है, पर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तू क्या कर, अपने नाम को चेंज कर। क्यों? क्योंकि आप 3 साल के अंदर ही एप्लीकेशन यहां पर डाल सकते हो सर, उसके बाद नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि कंपनी कंपेल नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन कंपनी रिक्वेस्ट कर सकती है। तो सेक्शन 13 के हिसाब से बाय पासिंग एसआर क्या नाम को यहां पर चेंज किया जा सकता है क्या? विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां पर नाम को चेंज किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं चेंज ऑफ नेम को लेके। बस वहां पर जो अर्जी लगी थी वो 2 साल के अंदर लगी थी तो वो वैलिड थी। यहां पर अर्जी 5 साल बाद लग रही है, 3 साल का ही क्राइटेरिया है, तो 5 साल बाद लग रही है तो वो अर्जी वैलिड होती है क्या? ना मुन्ना ना, वो अर्जी को अपन लोग वैलिड नहीं बोलते। क्या कहा मैंने? बोलो, वो अर्जी को वैलिड नहीं बोला जाता। गॉट इट? ऑलराइट सर। अगला मार्क करना है नहीं करना है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं और वो मार्क्ड है आपके एलडीआर में। ठीक है, आ जाओ एमसीक्यूज देखो जरा। सर एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू नहीं आते हैं। पहले डायरेक्ट एमसीक्यूज आते थे तब ये वैलिड थे, अब ऐसे एमसीक्यू। तो सर देखे क्यों रखा है? करने के लिए, प्रैक्टिस कर लो ना, क्या जा रहा है उसके अंदर। अरे भैया अभी आपको केस स्टडी आते हैं। केस स्टडी मतलब जिसका आपको एक अलग से किताब मिली होंगी केस स्टडी बुक की, केस स्टडी एमसीक्यू बुकलेट की, तो वैसे एमसीक्यूज आपसे आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे चुटुक चुटुक नहीं, मतलब 2-4 चैप्टर्स को मिला के वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, देखो यहां पर Rajesh has formed OPC with wife Rupali as a nominee. For last 2 years, his wife Rupali is suffering from terminal illness, and due to hard fact that he wants to change her nominee, he has trusted an experienced friend Ramanivas, who agreed to become nominee, और his यानी कि राजेश का सन रक्षक who is 17 years of age। तो सवाल बनता है किसको नॉमिनी बनाएंगे वाइफ के जगह पे? बताओ जल्दी से। सर रामनिवास को बना सकते हैं यहाँ पर अपन एज अ नॉमिनी, बाकी अपन क्या रक्षक को बना सकते हैं क्या? नहीं सर, रक्षक भक्षक बन जाएगा, क्योंकि वो 17 साल का ही है बेटा, और 18 साल के बाद ही इसकी एलिजिबिलिटी आती है। अगला पढ़ेंगे,
अगला देखो क्या, अगला देखो क्या, अगला देखो क्या। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी है, ठीक है। अब देखो सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड, तो क्या ए और सी के बीच में रिलेशनशिप है क्या? बिल्कुल रिलेशनशिप है सर। इस केस के अंदर सी लिमिटेड इज अ डीम सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। चेन होल्डिंग इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? चेन होल्डिंग इसे कहा जाता है। अब श्रुति के बारे में पढ़ो यहां पर। Shruti is a common friend of Suchitra and Sukanya got incorporated OPC sometime before, and during the chit chat with her friends informed them that there is same limit on maximum capital which her OPC can have and would have convert हर ओपीसी आइदर इनटू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अगर लिमिट एक्सीड होती है तो। क्या अब ओपीसी के ऊपर कोई ऐसी लिमिट है क्या? नहीं सर, नहीं है। क्या पहले हुआ करती थी? क्या बहुत पहले हुआ करती थी। अब कोई लिमिट वगैरह नहीं है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में कितना कैपिटल हो सकता है बच्चों? अनलिमिटेड कैपिटल ओपीसी के अंदर हो सकता है। कोई कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स कन्वर्जन आप ओपीसी का नहीं करवा सकते अगर कैपिटल एक्सीड आपका हो भी रहा हो तो, ठीक है। इसका मतलब ओपीसी अनलिमिटेड कैपिटल से बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बनाई जा सकती है। अगला, विजय एंड संजय नेम रिजर्वेशन accompanied by the requisite fee to form new private company. Registrar accorded its approval resolution, उसने 7 जुलाई को दिया। तो कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाता है आपका? 20 दिनों के लिए। तो 20 दिन कितने होंगे? 27 जुलाई 2018 तक आपका नाम क्या होगा बच्चों? रिजर्व रह जाएगा, यानी कि लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? लैप्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। सर क्या इसको केस स्टडी बोल सकते हैं? नहीं बेटा, केस स्टडी आप देखो ना यार, आपको जो एमसीक्यू बुकलेट दी है उसके अंदर केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। आओ अगला। अब रजिस्ट्रार अल्टरेशन ऑफ एमओए करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग एसआर कब तक होना चाहिए? सर 30 दिन का क्राइटेरिया होता है, जब तक आपने आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। अगला, रूपाली मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अथोराइज कैपिटल देके रखा है यहां पर और पेड अप कैपिटल है 4.5 लाख। 1000 शेयर्स आर जॉइंटली हेल्ड बाय अबीर एंड अभिषेक, ठीक है ना। ओके, मतलब इनको एक ही काउंट करेंगे अपन। फिर अनादर 800 शेयर्स आर जॉइंटली हेल्ड बाय सीमा एंड श्री विद्या, इनको भी एक ही काउंट करेंगे। अनादर 1200 शेयर्स आर हेल्ड बाय रमेश रक्षा एंड रजनीश, इसको भी एक ही काउंट करेंगे। और फर्दर क्या बोला बोलो बच्चों? फर्दर 42,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय 193 इंडिविजुअल, यानी कि अब टोटल कितने हो गए? 193 प्लस 3 यानी कि 196 हो गए। अब सवाल बनता है कि क्या कंपनी में और लोगों को लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, और 4 लोगों को आप यहां पर ला सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो? देखो, कंपनी कैन इंडक्ट 4 मोर मेंबर्स, है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। अब उसमें से आपने जॉइंट मेंबर्स को एक काउंट किया और 193 अलग, यानी टोटल 196 हो गए। इसका मतलब बचे कितने? बचे केवल और केवल 4। कितने बचे बोलो जल्दी से मुझे? केवल और केवल 4 बचे। गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है? 7th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7th वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। सर ओपीसी कब कन्वर्ट हो सकती है किसी दूसरे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर? तो कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, वॉलेंटरीली कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। कोई लिमिट नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या ना कैपिटल की लिमिट है ना किसी चीज की लिमिट है। जब तुम चाहते हो तब तुम क्या कर सकते हो? अपने कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो। किसके अंदर बच्चों? दूसरे कंपनी के अंदर, ठीक है, ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक के अंदर। अगला, if a company changes its name, which of the following is most accurate? देखो, it is not allowed to use old name in any way, ना। new name should be identical, ना। old name should be painted for next 1 year, ना। old name और new name दोनों साथ साथ में 2 साल तक आपको बताना पड़ता है। ये लास्ट में अपन ने देखा था, वो लेबल वाले पॉइंट्स के अंदर अपन ने देखा था, याद है आपको? सेक्शन नंबर 12 आया था इसके अंदर, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस और लेबलिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस के अंदर, ठीक है। यस, अगला, Kamya Limited is incorporated on 3rd January 21 as per Companies Act. What will be financial year for the company? तो इसका आने वाला है 2023 वाला आने वाला है, बराबर है ना। देखो यहाँ पर क्या कब बनाई है? नहीं 2022 आएगा इसका, है ना। इसका मतलब 31 मार्च 2021 नहीं होगा, उसका फॉलोइंग ईयर होगा। इसका मतलब आंसर इसका सी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगला, where a company is granted license under section 8, it is not required to use word limited or private limited. इसका मतलब ये शब्द यूज करने की जरूरत है क्या? ना जी ना, ये शब्द को यूज करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, बहुत सिंपल। क्या मेरे हिसाब से एमसीक्यूज ये वाले डायरेक्ट वाले हो गए? क्या आपको सारी बातें क्लियर है?
बोलो जी बोलो जल्दी से मुझे, क्या पूरी बातें आपको एब्सोल्युटली क्लियर? इसके अंदर मैंने आपको एलडीआर भी मार्क करवा दिया, जो इसको यूट्यूब पे हो सकता है बाद में रिकॉर्डेड देख रहा हो, और किसी को हार्ड कॉपी वगैरह अलग से बुलाने हो क्वेश्चन बैंक की, तो आप igsir.in के ऊपर जाके बुला सकते हैं, ठीक है। यस, बाकी मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपको ये चीजें क्लियर? यस। फॉलोइंग ईयर कब होता है सर, एक बार बता दो। जैसे देखो बच्चों, ये एग्जांपल के अंदर फॉलोइंग ईयर देके रखा है ना यहाँ पर, इसी का तो एग्जांपल है। कब? कि सर अगर कोई कंपनी 1 जनवरी और उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसका ईयर जो है ना इमीडिएटली 31 मार्च पर एंड नहीं होगा, उसका ईयर अगले साल 31 मार्च को एंड होगा। जैसे यहां पर जो कंपनी है बच्चों, वो 3 जनवरी 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2022 को ही ना, नहीं 2021 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उसका ईयर इत्तू सा नहीं होगा, उसका ईयर होगा 31/3/2022 तक होगा। समझ में आया क्या? हाँ, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? डन 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 डन। क्वेश्चन किया हम लोगों ने, चलो